हेलो फ्रेंड्स, आपकी बहुत रिक्वेस्ट पर हम ले आए हैं एक मैराथन क्लास जिसमें कंप्लीट थर्ड पेपर आपका इसी एक वीडियो से ही पास हो जाने वाला है। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। सिर्फ बहुत कम से कम समय में हमने सभी यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करी है और सिर्फ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ही बात करी है। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर का है उस बारे में बात करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं उस बारे में बात करते हुए डिटेल में सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट आपको होता है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए आपकी आगे आने वाले मैराथन क्लासेस के लिए। पहले आपको ये बताता हूँ कि आपको इस वीडियो को कैसे देखना है। देखिए, जिन्होंने हमारी क्लासेस पहले देख रखी है सारी और जिनकी तैयारी अच्छी है तो उनको इस वीडियो को 1.5x पे, 1.75 पे या 2x पे जैसे भी उनको सूटेबल लगे स्पीड बढ़ा करके देखें और जल्द से जल्द अपना 2 दिन बाद रिवीजन कर लें एग्जाम तक। और जिनकी तैयारी थोड़ी कम है या उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो वो इसको दोस्तों 2-3 बार देख लेना, आराम से आपका पेपर पास हो जाने वाला है, इस बात की श्योरिटी है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने मेंशन कर दिया है और बहुत कम से कम समय में हमने यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करी है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में। फर्स्ट यूनिट देखिए, 15 नंबर का यूनिट है। पहले यूनिट का नाम है भारतीय समाज में विविधता, असमानता व भेदभाव का यूनिट है। सबसे पहले हम जानते हैं समाज की परिभाषा किन किन समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई है, उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। पहले दी है मैकाइबर व पेज के अनुसार परिभाषा, आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने कहा है समाज के बारे में कि समाज जो है रीतियों, कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व व पारस्परिक सहयोग रहता है समाज में, और अनेक समूह है और उनके विभाजनों की मानव व्यवहार के निमंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक अलग व्यवस्था है। तो एक व्यवस्था समाज को बताया है मैकाइबर व पेज के अनुसार परिभाषा, आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी परिभाषा दी है गिडिक्स के अनुसार। गिडिक्स ने कहा है समाज स्वयं एक संघ है, अलग एक संघ बताया समाज को, और यह एक संगठन या औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे परिवार के सदस्य अलग रहेंगे, दूसरे परिवार के सदस्य अलग रहेंगे, तो परिवार में आपसी सहयोग रहेगा और एक दूसरे से संबंधित भी व्यक्ति रहेंगे। तो इस तरह से ये दो परिभाषाएं महत्वपूर्ण तौर पर आपको ध्यान रखनी है, एक एक नंबर का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली विविधताओं के बारे में। तो देखिए, भारत में सदियों से अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के लोग आकर के बसते रहे हैं और हर जिले या गांव में इस बात का प्रभाव देखा जा सकता है कि यहाँ पर हर क्षेत्र में अनगिनत समुदाय हैं जिनकी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन आदि हैं, सबका अलग अलग है। समुदाय के अंदर भी विविध प्रकार के परिवार और उनके बीच में अंतर होता है, सबके अलग अलग रहन सहन, वो सब कुछ अलग अलग होता है। हर इंसान दूसरे से अलग है और अनूठा भी है, जिसकी रुचियाँ, क्षमताएं, उद्देश्य, अनुभव सब कुछ अलग अलग होते हैं। यह विविधता हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है। भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से विविधता लिए हुए हमारा देश सही मायने में विशिष्ट है। आगे देखिए, विविध प्रकार के धर्म, विचार, रहन सहन के तरीके, बोली, भाषा और खान पान, पहनावे का अंतर भारतीय समाज की विविधता में एकता का सूचक है। इसके बाद में आपको कुछ बिंदु और ध्यान रखने हैं कि सदियों साथ रहने के कारण लोगों के रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास एक दूसरे का प्रभाव रहता है, एक दूसरे से संबंधित होते जा रहे हैं। यही भारत की पहचान है और भारतीय जनता का संबल है। तो ये कुछ बिंदु आपको भारत की जो विविधता है उसके अंतर्गत ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की विविधता के बारे में। राजस्थान की विविधता में देखिए, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को कई भागों में बांटा जा सकता है। भूगोलविद मरु मेरू माल के नाम से इस राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में फर्क करते हैं। मरु यानी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल, मेरू यानी अरावली पर्वतमाला के हिस्से, और माल यानी पूर्वी राजस्थान के मैदानी व पठारी हिस्से। इन तीनों भागों में भौगोलिक अंतर के कारण जीवन यापन के तरीके और संभावना में अंतर आ जाता है। जैसे रेगिस्तानों में रहने वालों का खान पान अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, और अगर पहाड़ों में रह रहा है तो उधर का अलग होगा। मैदानों की तरफ रह रहा है तो वहाँ का मौसम, वहाँ का खान पान, वहाँ का पहनावा सब कुछ अलग अलग होगा, तो उनमें जीवन यापन के तरीके और संभावनाओं में अंतर आ जाता है। इसी तरह से सांस्कृतिक दृष्टि से मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, शेखावाटी, मेवात आदि अनेक क्षेत्रों को पहचान सकते हैं। इनमें भाषा, खान पान, संस्कृति व सामाजिक ढांचों व रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर है। सदियों साथ रहने के कारण अलग अलग धर्म होने के बावजूद लोगों के रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों आदि पर एक दूसरे का प्रभाव है और थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसके बाद में एक टॉपिक आपको और ध्यान रखना है, पूर्वाग्रह का। पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कथित विचार या मतलब कि कल्पना कह सकते हैं, पूर्व कल्पना। तो पूर्वाग्रह का अर्थ पूर्व निर्णय होता है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित होते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा
इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय समाज जहाँ सामाजिक संवाद बहुधा लिखित रूप में ही होता है, वहाँ साक्षरता आत्मरक्षा का सबसे प्रथम शास्त्र बन जाती है। एक निरक्षर व्यक्ति अदालत में अपना बचाव कर पाने में, बैंक से ऋण ले पाने में, सुनिश्चित रोजगार के लिए स्पर्धा कर पाने में, अपने विरासत के अधिकारों को लागू करने में, आधुनिक समाज के क्रियाकलापों में भाग लेने में सामान्यतः कुछ न कुछ असमर्थता का अनुभव करता है। तो अगर व्यक्ति साक्षर रहेगा तो ये सब कार्य वो सही ढंग से कर पाएगा। इन सभी समस्याओं के निराकरण के रूप में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक का काम करती है। अब हम बात करते हैं विद्यालय में सामाजिक जो भेदभाव होते हैं उनके बारे में भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो विद्यालय में सामाजिक जो भेदभाव होता है उसको किस प्रकार से दूर करेंगे, तो उसके लिए पहला बिंदु है सभी बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखेंगे, प्रत्येक बच्चे को प्रवेश लेने का समान अधिकार उपलब्ध करवाएंगे, सार्वजनिक जगहों का प्रयोग करने की सभी को अनुमति देंगे, सभी बच्चों को नेतृत्व का समान अवसर देंगे, कार्यों का विभाजन धर्म जाति लिंग के आधार पर ना करके योग्यता के आधार पर करेंगे, दलित बच्चों पिछड़े जो बच्चे हैं उनको विशेष अवसर मुहैया कराएंगे, मूल्यांकन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करेंगे, विद्यालय में साहित्यक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर नवा बिंदु क्या है, बच्चों में हमारी मातृभाषा, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के प्रति प्रेम अर्थात देशभक्ति की भावना का विकास करेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को प्राथमिकता देंगे, विद्यालय में गणवेश का उपयोग करेंगे ताकि कोई भी इस तरह से नहीं हो कि अमीर गरीब इस तरह से अलग अलग ड्रेसेस, सबकी इक्वल ड्रेस रहेंगी तो वहाँ पर दिक्कतें नहीं रहेंगी, सब एक समान वहाँ पर रहेंगे। तो गणवेश वहाँ पर रहेगी ड्रेस। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सुविधाएं, अतिरिक्त समय देंगे ताकि वो भी नॉर्मल बच्चों के बराबर अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और बराबर वहाँ पर अपनी जो क्लास है उसको पास कर सकें। आर्थिक जो संसाधन है उनके लिए सभी समान रूप से उपलब्ध उनको करवाएंगे सभी को, और नैतिक मूल्यों को विकसित करने में भी हर प्रकार से प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपको इन भेदभाव को दूर करने वाले उपायों को ध्यान में रखना है। और अब हम बात करते हैं सामाजिक स्थिरीकरण काल मार्क्स के कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें देखिए, अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य प्रकृति का दोहन करता है और अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करता है। इसलिए मार्क्स अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी, मार्क्स की पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, जर्मन आइडियोलॉजी, इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि मनुष्य जैसे ही अपने जीवन निर्वाह के साधन उत्पन्न करने लगता है, वह अपने आप को पशुओं से अलग करके देखने लगता है। जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके मनुष्य परोक्ष रूप से अपना वास्तविक भौतिक जीवन का सृजन करता है। ये कथन आपको कार्ल मार्क्स का ध्यान रखना है कि मनुष्य अपने आप को जानवरों से अलग कैसे करता है, कि वो सिस्टमेटिक तरीके से रहता है, अपना भला बुरा जानता है और अपना जो जीवन निर्वाह करने के जो वास्तविक साधन है वह खुद ही उत्पन्न करके मनुष्य परोक्ष रूप से अपना वास्तविक भौतिक जीवन का सृजन करता है और जानवरों से, पशुओं से अलग करके देखने लगता है। और यहाँ पर देखिए, इसी उत्पादन के जरिए ही मनुष्य का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह समुदाय में रहता है, समाज में रहता है और सामूहिक रूप से श्रम करता है। तो ये कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं श्रम का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए मनुष्य ने कृषि को उन्नत किया है और उसने स्थायी रूप से बसे समुदायों का निर्माण किया है। उत्पादन बढ़ने पर ये समुदाय अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न करने लगे। अधिक उत्पादन से अब कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न किया जो सभी के भरण पोषण के लिए पर्याप्त था, और अन्य जो लोग थे वो दूसरी गतिविधियों में लग गए। इसे श्रम का विभाजन कहा गया। श्रम का विभाजन आपने समझा कि जो भी व्यक्ति समाज का जिस कार्य को करने में निपुणता हासिल करे हुए होता है वो उस काम को करता है, और अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हुए सभी कामों को कर लिया जाता है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके बाद में वर्ग और स्तरीकरण के बारे में। मार्क्स ने स्तरीकरण की सभी प्रणालियों में दो मुख्य स्तरों के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया। सभी स्तरीय समाजों में मुख्यतः दो बड़े सामाजिक समूह होते हैं, एक शासक वर्ग और दूसरा शासित वर्ग। शासक वर्ग जो कि शासन कर रहा है और शासित वर्ग जिस पे शासन किया जा रहा है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने से शासक वर्ग को शक्ति या सत्ता हासिल होती है। इस तरह वह अन्य वर्गों के श्रम के फल हत्या लेने में सक्षम रहता है। कृषि में उन्नतता को बढ़ाने के लिए जो भी विशेष साधन थे उनके ऊपर शासक वर्ग का अधिकार होने से वे शासित वर्ग पर अधिकार करते थे और उनको हथिया लेने में सक्षम रहते थे। उनके द्वारा जो भी फल प्राप्त होते थे तो वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ बिंदु इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण की जो यह व्यवस्था है उत्पादन की शक्तियों पर सामाजिक समूह के संबंधों से उत्पन्न होती है। वर्ग की जो उन्होंने परिभाषा दी है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इस परिभाषा के अनुसार वर्ग आधारित समाज में दो मुख्य समूह होते हैं, जिनमें से एक उत्पादन और जीविका के साधनों पर अधिकार लिए रहता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में इसे विशिष्ट दर्जा हासिल होने के कारण यह वर्ग के श्रम के फल को हथिया पाता है। इस प्रकार से वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से एक साझा संबंध होता है।
एक और वह वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधन हैं और दूसरी ओर वह वर्ग है जो उस साधन के साथ में काम करके उत्पादन करता है। और दोनों वर्गों के बीच के रिश्ते को मार्क्स उत्पादन का रिश्ता कहते हैं। उत्पादन का रिश्ता का अलग प्रश्न आ सकता है कि उत्पादन का रिश्ता क्या है। तो एक और वह वर्ग होता है जिसके पास जो फसल उत्पादन के विशेष साधन होते हैं, फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के साधन होते हैं, और दूसरा वह वर्ग होता है जो उन साधनों के उपयोग से फसल का उत्पादन करता है। तो ये उत्पादन का रिश्ता है दोनों वर्गों के बीच। यहाँ पर आपको ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं वर्ग और सामाजिक बदलाव के बारे में। तो मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघ की प्रक्रिया के जरिए होता है। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व होने के कारण ही वर्ग द्वंद्व उत्पन्न होता है, जिससे उत्पादन के तरीकों और टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आने लगता है। परिवर्तन आएगा तो इससे उत्पादन की प्रक्रिया विकसित होगी और जिससे वर्गीय ढांचे में भी परिवर्तन आता जाता है, क्योंकि उत्पादन तकनीकों में वृद्धि होने के कारण मौजूदा वर्ग अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। इससे नए वर्गों की रचना होती है जो पुराने वर्गों का स्थान ले लेते हैं। सामंती युग में जमींदार और किसान मुख्य वर्ग थे, जबकि आधुनिक औद्योगिक युग में पूंजीपति और मजदूर प्रमुख वर्ग रहे हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है वर्ग और सामाजिक बदलाव मार्क्स के अनुसार। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में सामाजिक स्थिरीकरण मैक्स वेबर के अनुसार। मैक्स वेबर ने देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है कि समाज शास्त्र के संस्थापकों के रूप में इनको जाना जाता है। और मार्क्स की तरह वेबर का भी मानना था कि वर्ग ही समाज में स्त्रीकरण का बुनियादी रूप है। उन्होंने वर्ग की व्याख्या मार्क्सवादी कसौटी मुख्यतः संपत्ति के स्वामित्व के रूप में करी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वर्ग और जीवन अवसरों के बारे में। तो इसमें देखिए वेबर ने वर्ग के जीवन अवसर पहलू को महत्व दिया, और इसका अर्थ उन अवसरों से है जो किसी व्यक्ति को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मिलते हैं। एक श्रमिक के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है जो उसे विशिष्ट कार्य के लिए सक्षम बनाती है। यह शिक्षा उतनी महंगी नहीं होती है जो उच्च वर्गीय परिवार में जन्मे बच्चों को मिलती है, इसलिए रोजगार के अवसर दोनों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनको सिर्फ काम करने की वहाँ पर दी जाती है शिक्षा। उनकी भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उन्हें भिन्न वर्गों का हिस्सा बनाती है। जीवन अवसरों का विवेचन करते समय वेबर ने व्यक्ति की समूह या समुदाय पर बल दिया था। वेबर के अनुसार वर्ग को दो बुनियादी पहलू हैं। पहला, यह एक वस्तुतः श्रेणी है। उत्पादक उत्पत्ति पर सदस्यों के अधिकार एक विशेष वर्ग के सभी सदस्यों को समान जीवन अवसर उपलब्ध करा के उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। वेबर ने पूंजीवादी समाज को चार वर्गों में बांटा। पहला है उच्च वर्ग। इसमें वे लोग आते हैं जिनके स्वामित्व या अधिकार में उत्पादक संपत्ति है। यह वर्ग मार्क्स के पूंजीवादी वर्ग के समान है। दूसरा है सफेदपोश श्रमिक। इस वर्ग में बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शामिल हैं, जैसे प्रबंधक, प्रशासक, पेशेवर, प्रोफेशनल इत्यादि लोग, जो कि बौद्धिक अपनी बुद्धि का काम करके लोगों से काम करवाते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रकार आता है लघु संपत्ति वाले लोग। इस वर्ग में रोजगार में लगे लोग आते हैं, जैसे दुकानदार, छोटे व्यापारी, डॉक्टर, वकील आदि। चौथा प्रकार है शारीरिक श्रमिकों का वर्ग। ये लोग दिहाड़ी या वेतन के बदले काम करते हैं। श्रमिक वर्ग को वेबर ने इसी वर्ग में शामिल किया है। इस तरह से आपको ये बिंदु ध्यान रखने हैं। और इस प्रकार वेबर ने मार्क्स के दो वर्गीय मॉडल के विपरीत समाज को चार वर्गों में विभाजित किया। हालांकि वेबर ने वर्ग संरचना का जो आधार ढूंढा वह मार्क्स के जैसा ही था, मगर समाज में वर्गों के प्रकार को लेकर के उनका नजरिया मार्क्स से भिन्न था। इस वर्गीकरण में वेबर ने दो अन्य तरह के स्तरीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन अवसर उनकी सामाजिक हैसियत और राजनीतिक सत्ता पर भी निर्भर है, जबकि मार्क्स ने संपत्ति आधारित वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना था। तो इस तरीके से आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन वो भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं घुमक्कड़ समुदाय का भी प्रश्न यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट। घुमक्कड़ समुदाय में देखिए हजारों वर्षों से राजस्थान में घुमक्कड़ समुदाय विचरते आए हैं। पशुपालन काम के लिए जगह जगह जाना, वर्षा की कमी के कारण जीविका की तलाश में पलायन करना आदि के चलते लोग घुमक्कड़ जीवन बिताते रहे हैं। ये लोग सदियों से हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने, संस्कृति को संवारने व उसे लोकप्रिय बनाने में लगे हैं। लेकिन आज इनमें ज़्यादातर की आजीविका खतरे में है, क्योंकि जंगलों का जो नाश हो रहा है वो अपनी जो भेड़ बकरियाँ चराने वाले होते हैं अलग श्रमिक वो रहता है, और गायें चराने वाले अलग होते हैं। इस तरीके से उदाहरण के तौर पर आप इनको ले सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं घुमक्कड़ समुदायों का समाजीकरण किस प्रकार से रहता है। तो इसमें देखिए इसमें छोटे जो बच्चे हैं प्रारंभ से ही अपने माता पिता व रिश्तेदारों को दिन रात काम करते हुए देखते हैं। दिन रात काम करते हुए देखेंगे तो बचपन में वे खेलों में उनकी नकल करेंगे और छोटे छोटे औजार बनाना सीखेंगे और उनको सुधारना सीखेंगे। अभिभावक अपने बच्चों को हमेशा इस तरह के काम करने के लिए उत्साहित भी करते हैं, और जब वे खुद ये काम करते हैं तो अपने बच्चों को भी इस काम में शामिल कर लेते हैं और हाथ बटाने के तौर पर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार नकल करते हुए बच्चे अपने समुदाय के पारंपरिक जो पेशा है उसको सीख लेते हैं, उसमें अपनी
स्किल को डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा लड़के व लड़कियां रोज़मर्रा के काम में संबंधित बातों का, खास करके महिला पुरुष कार्य विभाजन के बारे में अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरीके से समाज में वे देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। घुमक्कड़ समुदाय में शिक्षा की अब हम बात करते हैं। तो शिक्षा के बारे में देखिए, यहाँ पर घुमक्कड़ समुदाय के लोगों में वर्तमान में स्थायी रूप से रहने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिसके कारण कई परिवारों के बच्चे आसपास के विद्यालयों में जाते हैं। हालांकि अब भी इस समुदाय के अनेक परिवार आज भी घुमक्कड़ जीवन जी रहे हैं। इन परिवारों के बच्चे अभी भी शिक्षा के दायरे से बाहर हैं। इस समुदाय में पारंपरिक जीवन के लिए जरूरी शिक्षा यह समाज अनायास ही अनौपचारिक तरीकों से अपने बच्चों को देता था। खेती में आ रहे बदलावों के कारण पारंपरिक औजारों तथा बैलों की मांग कम होती जा रही है। हालांकि उनकी शिक्षा जीवन से कटी हुई नहीं थी, लेकिन समय के साथ पारंपरिक जो पेशे हैं वो उनके पेशे लुप्त होते जा रहे हैं, तो उन्हें जीविका के लिए नए मौके खोजने पड़ रहे हैं। इसमें शिक्षा ही उनका संबल बन सकती है। अब ऐसे समुदायों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट योजनाएं चलाने की आवश्यकता है। तो घुमक्कड़ समुदाय के बारे में इस तरीके से कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार मतलब कि समाज से निकाल देना या समाज से पृथक कर देना। सामाजिक बहिष्कार वह तौर तरीके हैं जिनके जरिए किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरीके से घुलने मिलने से रोक दिया जाता है और अलग रखा जाता है। सामाजिक भेदभाव आकस्मिक रूप से नहीं बल्कि व्यवस्थित तरीके से होता है। यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। सामाजिक बहिष्कार अनैच्छिक होता है, अर्थात बहिष्कार बहिष्कृत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध कार्यान्वित होता है। भेदभाव अथवा अपमानजनक व्यवहार का लंबा अनुभव प्राय इस तरह की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति मुख्य धारा में शामिल होने के प्रयास अक्सर बंद कर देते हैं। बहिष्कार के स्वरूप आइए अब हम जान लेते हैं। पहला स्वरूप है, प्रत्येक समाज के अपने अपने सामाजिक मूल्य होते हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य को उन नियमों रीति रिवाजों को मानना आवश्यक होता है। यदि कोई सदस्य समाज के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता है। दूसरा स्वरूप है, समाज में हुक्का पानी यानी समाज में बैठना निषिद्ध कर दिया जाता है। तीसरा है, समाज विवाह निषिद्ध कर दिया जाता है। समाज में किसी भी प्रकार का विवाह नहीं कर पाएगा, या समाज की लड़की से विवाह या समाज के लड़के से विवाह उसका नहीं होगा तो समाज से अलग कर देते हैं। चौथा स्वरूप देखिए, समाज में किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं करेंगे। कोई भी अपने प्रोग्राम है तो उसमें नहीं बुलाएंगे। तो ये बहिष्कार के स्वरूप आप देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में और आते हैं तो आप जोड़ करके लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है। अगर आपके दिमाग में कुछ और पॉइंट्स पे आते हैं इस तरीके के तो आप उनको भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं शोषण की। शोषण में देखिए, शोषण शब्द का प्रयोग हम उस संदर्भ में करते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति या समूह के श्रम या संसाधन को कोई अन्य व्यक्ति या समूह बिना उचित मूल्य भुगतान किए ले रहा है। समाज में इसका सरल उदाहरण बेगार प्रथा, जो हमारे राज्य में स्वतंत्रता से पहले व्यापक रूप से पाई जाती थी। समाज की उच्च जाति के जमींदार निम्न जाति के लोगों से बिना किसी भुगतान के काम करवा सकते थे। इससे लोगों को शारीरिक श्रम के साथ अपमान भी सहना पड़ता था। इस प्रथा के खिलाफ देश भर की रियासतों में संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप देश के स्वतंत्र होते ही इस प्रथा को कानूनन बंद कर दिया गया। तो शोषण के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सामाजिक स्तरीकरण के बारे में भी बिंदु आपको ध्यान रखना है। वह व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक ऊंच नीच की संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है तो उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। जैसा कि अभी हमने वेबर के बारे में पढ़ा, मार्क्स के बारे में पढ़ा, तो उन्होंने जिस तरीके से समाज को वर्गीकृत कर रखा है, समाज को श्रेणीबद्ध कर रखा है, तो वो सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। उसे सामाजिकरण स्तरीकरण कहते हैं। यह ऊंच नीच की संरचना लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों एवं अवसरों तक उनकी पहुंच को निर्धारित करती है। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों की अब हम बात करते हैं। पहला सिद्धांत है, सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विविध श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। यानी कि लोग अपनी क्षमता या परिश्रम के आधार पर किसी संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे, संसाधन पर अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हैसियत के अनुसार करेंगे। तो ये कहा है पहले सिद्धांत में। दूसरा सिद्धांत है, सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है। वंशानुगत जाति व्यवस्था से जन्म ही व्यावसायिक अवसरों को निर्धारित करता है। यानी कि जैसा अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही कि जो भी श्रमिक है, मान लो लोहार है, तो लोहार का जो बेटा है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेगा, लोहार का जो काम है वो पारंपरिक तौर से वो सीख जाएगा, उसको देख देख कर ही सीख जाएगा। फिर वो माता पिता का हाथ बटाने लगेगा और इस तरीके से बिना सिखाए ही सीख जाएगा वो। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वंशानुगत ये प्रक्रिया चल रही है। और अगला सिद्धांत है, सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था वंशानुगत नहीं चलती,
जब तक कि व्यापक तौर पर यह ना माना जाए कि यह तो न्याय संगत और अपरिहार्य है। इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। अभी हमने पूरा यूनिट यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, जिसके बीच में अनौपचारिक शिक्षा के कई बार यहाँ पर बिंदु आए हैं और औपचारिक शिक्षा के भी आए हैं। तो इनके बीच में अंतर क्या है, ये क्या क्या होता है इसके बीच में, तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा नियम पूर्वक व तरीके से संपन्न होती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राय घरों में परंपरागत रूप से जो संभवतः पुश्तैनी जो धंधे हैं उन्हीं में दी जा सकती है। कठपुतली बनाने वाले, गडोलिया लुहार, ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मकांडी पंडित, लोक नृतक आदि औपचारिक शिक्षा में दक्षता प्राप्त करके जीविका कमाते हैं, श्रम करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपने निवास स्थान से रोजगार के लिए दूर दूर जाते हुए भी पारिवारिक कामकाज के लिए अपने गांव आते हैं। उस तरीके से आपको देखिए औपचारिक शिक्षा के बारे में ध्यान रखना है कि नियम पूर्वक और तरीके से संपन्न होती है, जो कि विद्यालयी शिक्षा के रूप में आप इसे मान सकते हैं। और जो अनौपचारिक शिक्षा है ये परंपरागत रूप से संभवतः पुश्तैनी जो धंधे हैं उनमें दी जा सकती है, उनके अंतर्गत दी जाती है। इस तरीके से आपको इन बिंदुओं को ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको फर्स्ट यूनिट में समझ लेने हैं। और अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट के बारे में। सेकंड यूनिट का नाम है शिक्षा की चुनौतियां। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बात करेंगे। जाति व्यवस्था को पढ़ते हुए हम डिटेल में समझेंगे और बहुत कम समय में आपका सेकंड यूनिट भी पढ़ने वाले हैं। और ये यूनिट आपका 15 नंबर का है। निबंधात्मक प्रश्न यहाँ से आएंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। टॉपिक आता है जाति व्यवस्था के बारे में, हम सबसे पहले जानते हैं और फिर हम जानेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जाति व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, हिंदी शब्द जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट का हिंदी रूपांतरण है, इसको आप जानते हैं। और कुछ लोगों के अनुसार कास्ट शब्द जो है पुर्तगाली शब्द कास्टा CASTA से बना है। और कास्ट की मीनिंग क्या है, CASTE, और ये बना है कास्टा से, पुर्तगाली से, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और जिसका अर्थ क्या होता है, जन्म या भेद या प्रजाति होता है। और कुछ लोग क्या मानते हैं, कास्ट को लैटिन भाषा कास्टस CASTUS शब्द से संबंधित मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रजातीय तत्व नस्ल। इसका देखिए ऑप्शनल प्रश्न एक आ सकता है कि कास्ट पुर्तगाली शब्द से बना है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, तो पुर्तगाली के किस शब्द से बना है, ऐसा 4 ऑप्शन देगा। तो फिर वहाँ पर मीनिंग्स आपको ध्यान रखनी है कि कास्टा अगर है तो वो पुर्तगाली शब्द से कुछ लोगों ने माना है, और अगर कास्टस है तो फिर वो लैटिन भाषा के शब्द से माना है। और जिसका अर्थ क्या है लैटिन भाषा वाले का, प्रजातीय तत्व या नस्ल। हिंदी का जाति शब्द संस्कृत भाषा के जन धातु से बना है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर हिंदी का संस्कृत में आपको पूछे तो वो जन धातु से बना है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना या उत्पन्न होगा। तो 3 भाषाओं का हमने यहाँ पर देख लिया है। सबसे पहले पुर्तगाली का कास्टा, लैटिन भाषा का कास्टस, और संस्कृत भाषा के जन धातु से बना है जाति शब्द। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं विद्वानों ने जो कुछ परिभाषाएं दी है जाति से संबंधित, उनको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा आती है होबेल की। होबेल के अनुसार अंतर्विवाह और वंशानुक्रमण द्वारा प्रदत्त स्थिति की सहायता से सामाजिक वर्गों को जमा देना ही जाति। तो होबेल ने क्या करा, अंतर्विवाह करवा दिया कि एक समूह अलग पर्टिकुलर बना दिया और उसमें ही अंतर्विवाह, उसी में विवाह वगैरह सब कुछ होंगे तो अलग उनका, और वंशानुसंक्रमण चलेगा। और प्रदत्त जो स्थिति है उनको जमा करके सामाजिक वर्ग बना दिया एक अलग, तो वो जाति बन गई। और दूसरी परिभाषा दी है RN मुखर्जी के अनुसार, जाति जन्म के आधार पर सामाजिक संस्करण और खंड विभाजन की वह गतिशील अवस्था है जो खाने पीने, विवाह, पेशा और सामाजिक सहवासों के संबंध में अनेक या कुछ प्रतिबंधों को अपने सदस्यों पर लागू करती है। इसके बाद में तीसरी परिभाषा दी है बलंट ने। बलंट के अनुसार जाति एक अंतर्विवाही समूह है, अंतर्विवाही समूह का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसकी सदस्यता आनुवंशिक होती है, सामाजिक सहवास के क्षेत्र में अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध लगाता है। उनके सदस्य या तो एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय को करते हैं या किसी अन्य जो सामाजिक आधार है अपने पर उत्पत्ति का दावा करते हैं। इस प्रकार एक समरूप समुदाय के रूप में मान्य होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और जाति को लेकर के कुछ परिभाषाएं यहाँ पर और दी गई हैं, जिनमें परिभाषा है मजूमदार व मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। प्रश्न आ सकता है जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है, तो आपको आंसर करना है मजूमदार एवं मदान के अनुसार यहाँ पर जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन इन्होंने दिया है। एक नंबर का प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है, या फिर बड़ा प्रश्न आएगा तो उसमें आपको मेंशन करनी पड़ेगी सारी बातें। दूसरी परिभाषा है कुले के अनुसार, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। आनुवंशिकता पीढ़ी दर पीढ़ी एक समूह के रूप में बने रहते हैं, तो वो अलग एक जाति हो गई वहाँ पर। और अगली परिभाषा है JH हट्टन के अनुसार, जाति के अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के अनुसार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। ये कुछ परिभाषाएं आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था में आपको ध्यान रखना है कि हिंदू समाज में कार्य व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार समाज 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ब्राह्मणों के कार्यों को उस समय सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इनके बाद रक्षा और युद्ध, प्रशासन या शासन कार्य थे जो कि क्षत्रियों के माने जाते थे। व्यापार, वाणिज्य आदि का कार्य वेश्यों का रहा। कृषक और दस्तकारों की भी जातियां थी। तो इस तरह से वर्ण व्यवस्था बटी हुई थी। वर्ण और जाति में अंतर क्या है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो उसमें कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं कि वर्ण गुण तथा कर्म पर आधारित है, जबकि जाति जन्म पर है, एक समूह के रूप में बांटी हुई रहती है। दूसरा अंतर है, वर्ण की संख्या जाति से कम है। तीसरा अंतर है, वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। चौथा अंतर है, वर्ण जाति की अपेक्षा लचीली व्यवस्था है। पांचवा अंतर है, वर्ण में खानपान, विवाह एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध नहीं पाया जाता, जबकि जाति में यह प्रतिबंध पाया जाता है। छठा अंतर है, वर्ण समानता पर आधारित है और जाति समानता पर आधारित नहीं है। जाति अलग अलग समूहों में बटी हुई रहती है। और सातवां अंतर है, वर्ण व्यवस्था कर्तव्यों की व्याख्या करती है, जबकि जाति खानपान, विवाह, सामाजिक सहवास एवं पेय से संबंधित निषेधों की व्याख्या करती है। वर्ण और जाति अंतर का ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है संस्कृतिकरण क्या है। तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मध्य या निम्न जाति के लोग किसी उच्च जाति के धार्मिक क्रिया, घरेलू या सामाजिक परिपाटियों को अपना करके अपनी सामाजिक परिस्थिति या हैसियत को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि जो कास्ट के लोग हैं और जो नीची कास्ट के लोग हैं, तो नीची कास्ट वाले क्या करेंगे, जिस तरीके से ऊंची कास्ट वाले लोग रीति रिवाज अपनाते हैं तो उनको अपनाने का कोशिश करेंगे ताकि वो उनके बराबर आ सके। तो इस तरीके से आपको समझना है पॉइंट्स को। यद्यपि यह प्रक्रिया काफ़ी पुरानी है और स्वतंत्रता प्राप्ति यहाँ तक कि औपनिवेशिक काल से भी पहले से अपनाई जा रही है, लेकिन हाल के समय में इसका बहुत अधिक प्रचार हो गया है और सभी जो जातियाँ हैं इक्वल अब रहने लगी हैं। जिस तरीके से आप बाहरी परिवेश में देखेंगे तो सभी जातियों में आप ऐसे फर्क नहीं कर सकते, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है। सभी अब इक्वली सभी के धर्म जो है वो एक दूसरे से मिलते जुलते होने लगे हैं। सभी में एक दूसरे का प्रभाव देखा जा सकता है। एक नंबर का प्रश्न आपके ये भी आ सकता है, नोट डाल करके आपको याद रखना है कि सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा फ्रांसीसी समाजशास्त्री बोर्डरियू ने दी थी। प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक पूंजी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई। तो फ्रांसीसी समाजशास्त्री बोर्डरियू आपको नाम ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं जाति और जनजाति के बारे में। इसमें देखिए, आदिम समुदायों ने जनजाति और हिंदू समाज में जाति महत्वपूर्ण सामाजिक समूह है। जाति एवं जनजाति दोनों के अर्थों के संबंध में काफी भ्रम रहा है। कभी कभी जाति और जनजाति का प्रयोग पर्यायवाची के रूप में कर दिया गया है, जबकि इन दोनों के बीच में पर्याप्त अंतर है। अब हम बात करते हैं जाति और जनजाति में अंतर के बारे में। बिंदु जो दिए हुए हैं, पहला बिंदु है, जाति के लोगों का अधिकांशतः एक ही व्यवसाय होता है, जबकि एक ही जनजाति के लोग अलग अलग व्यवसाय करते हैं। दूसरा अंतर है, प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट राजनीतिक संगठन होता है, जबकि जाति का इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता। यद्यपि कभी कभी नीची समझी जाने वाली जातियों की पंचायतें अपनी जातियों के लिए राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करती है। तीसरा अंतर है, एक जाति बहुत सी उपजातियों से मिलकर के बनी होती है, परंतु एक जनजाति में उपजातियां नहीं पाई जाती है। इसके बाद में चौथा अंतर है, जाति किसी काल्पनिक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति नहीं मानती, जबकि जनजातियां विभिन्न कल्पनाओं को ही अपनी उत्पत्ति का आधार मानती है। पांचवा अंतर है, प्रत्येक जनजाति का अपना धर्म और देवी देवता रहे हैं, जबकि जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति का अपना कोई पृथक धर्म और देवी देवता नहीं होते हैं। ये कुछ बिंदु आपको जाति और जनजाति के अंतर के रूप में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं दलित समुदायों के बारे में। दलित समुदायों में देखिए, वे हिंदू जातियां जिनके संपर्क में आने पर उच्च जाति के हिंदुओं को शुद्धिकरण करना पड़े दलित कहलाते थे, यानी कि नीची जाति के लोग, और जो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निचले अवस्था पर अवस्थित हैं। परिभाषा को व्यापक बनाने के प्रयास में किसी भी दबे कुचले समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा। दलित भारत की जनसंख्या के लगभग 16% हैं और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भारतीय समाज की निम्नतर श्रेणियों से संबंध रखते हैं। दलित न सिर्फ निम्न जाति श्रेणी से ही ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वे भारतीय समाज के निम्न वर्ग श्रेणी से भी ताल्लुक रखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वे मूल रूप से श्रमजीवी जनसंख्या के अधिकांश भाग का निर्माण करते हैं। उसके बाद में आपको बिंदु ध्यान रखना है, दलित चेतना का सकारात्मक परिणाम क्या रहा। देश के विभिन्न भागों में दलित जातियां संगठित समूह के रूप में उदित हुई और प्रौद्योगिकी उन्नयन की दिशा में संगठित एवं सामूहिक प्रयास आरंभ हुए। फलतः प्रौद्योगिकी सुधार संभव हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने लगा। आर्थिक समानता की ओर से बढ़ाए गए कदमों ने दलितों को अन्य समुदायों की तरह समर्थ बनाया। शैक्षणिक समानता के अवसरों ने आधुनिक मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के मूल्यों का विकास किया और विस्तार किया। इससे सामाजिक गतिशीलता के अवसरों में वृद्धि हुई, जिससे दलितों को अपनी स्थिति सुधारने के अवसर प्राप्त हुए। दलित चेतना आधुनिकीकरण एवं सामाजिक विकास में सहायक, एक समतामूलक समाज की स्थापना करने में सहायक हुई है।
अब हम बात करते हैं दलित चेतना के नकारात्मक परिणाम के बारे में। इसने आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने वाले जातीय स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष में वृद्धि की है, जातिवाद में वृद्धि का कारण रही है और जातीय संघर्षों में वृद्धि हेतु प्रेरक रही है। इस रूप में लोकतंत्र के विकास में बाधक भी बनी है। नक्सलवाद को प्रोत्साहन भी मिला है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन एरियाज़ की बात हम कर रहे हैं। तो ये कुछ बिंदु आपको दलित चेतना के अंतर्गत ध्यान रखना है, सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के रूप में। अब हम बात करते हैं दलितों की शिक्षा को लेकर के। दलितों की शिक्षा में देखिए, पिछले 30 वर्षों में, खासकर पिछले 10 वर्षों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तथा बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखने में हमें काफ़ी सफलता मिली है। इसके बावजूद दलितों की स्थिति अभी कई मामलों में अन्य समुदायों से पीछे ही है। भारत में सन 2001 में 100 करोड़ की आबादी में लगभग 30 करोड़ निरक्षर थे। इनमें से 5.2 करोड़ निरक्षर, लगभग 20% दलित थे। 2001 में पूरे देश में 55% दलित साक्षर थे, जबकि गैर दलित आदिवासी समुदायों में साक्षरता दर 69% थी। स्त्री शिक्षा दलितों में विशेष रूप से पिछड़ी हुई रही है। 32% दलित बच्चे 5वीं से पहले विद्यालय प्रतिथा करते हैं। इसके अतिरिक्त शेष बचे हुए जो बालक हैं, उनमें से 35% 8वीं तक पहुंचने से पहले विद्यालय छोड़ देते हैं। बचे हुए 33% बालक ही 8वीं पढ़ते हैं और दलित बालिकाओं के संदर्भ में यह और भी कम है, बालिकाओं को कम ही पढ़ाया जाता है। ये कुछ बिंदु शिक्षा के रूप में आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं दलित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रयासों की आवश्यकता है। पहला प्रयास क्या है? हमें मध्याह्न भोजन जैसे कार्यक्रमों को अपनाना होगा, क्योंकि इस प्रकार के कार्यक्रमों के प्रयासों से दलित परिवार की बालिकाओं को विद्यालयों में जाने व उन्हें टिकाए रखने में विशेष व अभूतपूर्व सहायता मिली है। दूसरा बिंदु है, राजकीय विद्यालयों में हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, ताकि दलित समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय भेजने की ओर प्रेरित हो। तीसरा बिंदु है, दलित समुदायों में स्त्री शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करनी होगी, ताकि उन्हें स्त्री शिक्षा के महत्व का ज्ञान हो और वे अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के प्रति गंभीर हो सके। चौथा बिंदु ध्यान रखना है कि इनके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि विद्यालयों में इनके प्रति उचित व्यवहार किया जाए, अर्थात कोई भेदभाव ना हो। पांचवा बिंदु है, दलित बाहुल्य के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में इसी समुदाय की अध्यापिकाओं की नियुक्ति भी दलित बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देगी। अगर उसी समाज से बालिकाओं को अध्यापिका के रूप में वहाँ पर लाएंगे तो उनसे भी काफ़ी मोटिवेशन उनको मिलेगा, काफ़ी प्रेरणा उनको मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आदिवासी शिक्षा में समस्याएं और योजनाएं। इसमें देखिए, हमारे देश में आदिवासियों की शिक्षा के समक्ष कुछ विशेष चुनौतियाँ रही है। 1990 के दशक तक सुदूर आदिवासी अंचलों में बहुत कम विद्यालय खुले थे। आदिवासी समुदाय जंगलों के बीच दुर्गम इलाकों में रहते हैं और आमतौर पर बहुत छोटी बस्तियों में दूर दूर रहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। एक कारण यह भी था कि ऐसे क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के शिक्षक जाकर के नहीं रहना चाहते थे, जहाँ पर सड़क भी ना हो, अस्पताल ना हो, मध्यम वर्गीय शिक्षा ना हो, बाजार आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण मध्यम वर्गीय शिक्षक वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। इस वजह से वहाँ पर विद्यालयों की जो व्यवस्था है वो नहीं हो पाई। इसलिए आदिवासी अंचलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी रही और जो शिक्षक पदस्थ थे वे भी बहुत अनियमित रहे, बहुत कम आए जाया करते थे। तो इस तरीके से शिक्षा वहाँ पर रही। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं 1990 के दशक में विश्व भर में आदिवासियों के अपने हितों की रक्षा में आंदोलन होने लगे। विश्व भर में आंदोलन हुए, उसके दबाव के कारण विश्व भर में आदिवासी संस्कृति और उनके विशिष्ट जो शिक्षा अधिकार हैं उनके प्रति एक संवेदना विकसित हुई। 80 के दशक से आदिवासी अंचलों में विद्यालय खोलने के लिए विशेष प्रयास शुरू हुए। इसकी एक महत्वपूर्ण पहल राजस्थान की शिक्षाकर्मी परियोजना भी थी। इसमें यह मान्यता थी कि वंचित समुदायों में शिक्षा देने के लिए अलग तरह के प्रयासों की जरूरत है। जहां तक संभव हो स्थानीय समुदाय के ही शिक्षक व शिक्षिकाएं होने चाहिए। पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए और स्थानीय संस्कृति और समस्याओं पर केंद्रित पाठ्य सामग्री होनी चाहिए। और विद्यालय के संचालन में स्थानीय जो समुदाय है, वहाँ का जो समुदाय है, उसकी वास्तविक भूमिका होनी चाहिए, जिससे उनको लगे कि हमारा ही विद्यालय है, हमारे ही नियम यहाँ पर चलेंगे और हमारे ही शिक्षक पढ़ रहे हैं। तो फिर बच्चे भी वहाँ पर प्रोत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे पढ़ने के लिए। लेकिन इस नीति को बिना पूरी तैयारी के जब पूरे देश में लागू करने का प्रयास किया गया, तब इसका यही मतलब निकाला गया कि आदिवासियों के लिए कम खर्चे में कम गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध करवाना है। जो भी हो, कम गुणवत्ता वाली ही सही, आदिवासी अंचलों में विद्यालय नामक संस्था जड़ पकड़ने लगी। विद्यालयों की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ पाठ्यचर्या और पाठ्य सामग्री में बदलाव लाने का प्रयास राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से शुरू हुआ। इसमें यथासंभव बच्चों की वास्तविक मातृभाषा व घर की बोली में शिक्षा देने की बात कही गई। कक्षा में बहुभाषित का उपयोग हो ताकि सभी बच्चों को कक्षा में अपनापन लगे।
यही नहीं, शिक्षण में बच्चों की संस्कृति व परिवेश और सामुदायिक ज्ञान और बच्चों के अपने ज्ञान को महत्व देने की बात भी कही गई। पाठ्य सामग्री में केवल शहरी मध्यम वर्गीय दृष्टिकोणों को न प्रस्तुत करके विविध संस्कृति, सामाजिक वर्ग और समुदायों का प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। देश के हर राज्य की पाठ्यचर्या में इस तरीके के बदलाव होने चाहिए और शिक्षक नई सोच का आत्मसात करें जिससे आदिवासी समुदायों का भविष्य और उनके साथ में भारत का भविष्य भी उज्जवल हो। तो इस तरीके से आदिवासी शिक्षा के बारे में कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सरकार द्वारा भेदभाव मिटाने के लिए कुछ जो निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। पहला बिंदु है अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो छुआछूत की जो सिस्टम चल रहा था उसको खत्म करना। दूसरा बिंदु है सामाजिक अन्याय और विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा। तीसरा बिंदु है जनसाधारण के लिए स्थित धार्मिक संस्थानों को अनुसूचित जातियों के लिए भी सुलभ करवाना, उनके लिए भी उपलब्ध करवाना। चौथा बिंदु है कुएं, तालाबों, दुकानों, रेस्टोरेंट, सड़कें आदि पर अनुसूचित जातियों के जाने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। पांचवा निर्णय था शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन के लिए विशेष सुविधा देना। छठा निर्णय शिक्षा के लिए विशेष लाभ और आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाना। सातवां निर्णय था सरकारी सेवाओं में भर्ती व पदोन्नति में विशेष प्रावधान। आठवां निर्णय था लोकसभा व विधानसभाओं तथा पंचायती राज संस्थानों में विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान। नौवां निर्णय था इनके कल्याण तथा हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग विभाग तथा सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान। इसके बाद में अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या निर्णय लिए गए। पहला निर्णय था जनजातियों की शिक्षा के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण तथा नामांकन हेतु आवश्यक शर्तों में छूट और छात्रवृत्ति आदि आते हैं। दूसरा बिंदु है नौकरियों में पदों का आरक्षण। तीसरा बिंदु है संपत्ति में जनजातीय हितों की सुरक्षा। चौथा बिंदु है जनजातियों की आर्थिक व शैक्षणिक हितों में सहयोग और सामाजिक अन्याय व सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा के निर्देश राज्यों को दिए गए। पांचवा निर्णय रहा लोकसभा, राज्यसभा तथा पंचायती राज संस्थानों में स्थानों का आरक्षण। छठा बिंदु है भूमि पर पारंपरिक अधिकारों की मान्यता एवं भूमि अलगाव से वैधानिक सुरक्षा। राष्ट्रपति कभी भी आयोग का गठन करके अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण का जायजा ले सकते हैं। यहाँ पर आते आते हमने 2 यूनिट कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 का नाम है जेंडर, बालिका शिक्षा, निर्धन वर्ग एवं अल्पसंख्यक शिक्षा की चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। यूनिट आपका 15 नंबर का है और 15 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। पहला टॉपिक दोस्तों डिस्कस करते हैं जेंडर। जेंडर के बारे में हम क्या करेंगे, देखिए जो समाज में धारणाएं बनी हुई है कि कुछ काम जो घरेलू काम है उनको सिर्फ औरतें ही करेंगी या फिर जो कमाने का काम है वो पुरुषों के अंतर्गत ही आता है। इस प्रकार की समाज में जो धारणाएं बनी हुई है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए जेंडर शब्द का अर्थ है महिला तथा पुरुष दोनों की सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति, अर्थात समाज महिला व पुरुष को किस तरह से देखता है, उन्हें किस प्रकार की भूमिकाएं, कर्तव्य, अधिकार व संसाधन आदि देता है। जिस तरीके से देखिए महिलाओं के जो संसाधन है, महिलाओं की जो भूमिकाएं हैं, कर्तव्य है, अधिकार है वो अलग है, पुरुषों के अलग है, तो वो जो किस प्रकार से समाज उसको देता है तो वो जेंडर के अंतर्गत आता है। इस प्रकार जेंडर एक सामाजिक व सांस्कृतिक कारक है जिसे मनुष्य ने स्वयं ही बनाया है। इसके बाद में देखिए जेंडर का समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जेंडर के आधार पर सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खान पान, पोषण, रहन सहन तथा शिक्षा आदि में भेदभाव किया जाता है, जिससे बालिकाओं के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। बालिकाओं के साथ परिवार, समाज, विद्यालय, धार्मिक संस्थाओं और सार्वजनिक स्थलों पर जो उपेक्षा और दोयम दर्जे का भाव रखा जाता है उसे उनकी सामाजिकता तमाम प्रकार के बंधनों में बंध जाती है। परिवार में लैंगिक भेदभावों के कारण बालिकाओं की समुचित शिक्षा, खान पान, पोषण, पारिवारिक उत्तरदायित्वों, कार्य वितरण आदि में भेदभाव किया जाता है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं से कार्य अधिक कराया जाता है। समाजीकरण में जेंडर की भूमिका विद्यालयों में भी देखी जाती है। विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं भी समाज से आते हैं और उनकी जेंडर अवधारणा भेदभावपूर्ण और संकुचित होती है। भारतीय समाज पितृसत्तात्मक और पुरुष प्रधान समाज रहा है, जिसके कारण सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में दूधो नहाओ पूतो फलो, पुत्र नरक से तारता है, पुत्र ही अंतिम संस्कार और पिता का श्राद्ध करता है। जेंडर के आधार पर बालिकाओं को सामाजिक क्रियाकलापों, लोगों से मिलने, अभिव्यक्ति करने, अपनी इच्छानुसार निर्णय लेने, सार्वजनिक स्थलों पर जाने इत्यादि की मनाही होती है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव होते हैं समाजीकरण के तौर पर, उन सबके कुछ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। अगर डिटेल में इसके ऊपर प्रश्न आता है, आपके निबंधात्मक प्रश्न आता है, तो फिर आपको डिटेल में लिखना है। आप जो अपने आसपास भेदभाव के कुछ उदाहरण देखते हैं तो उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, उनके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर जोड़ सकते हैं।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ सेम टू सेम आपको वही याद करना है और वही लिखना है। सिर्फ पॉइंट्स को समझना है कि किस प्रकार से आंसर आपको देना है। आंसर यहाँ पर ये देना है कि आपको अलग-अलग जो स्त्री और पुरुष में भेदभाव होते हैं समाजीकरण के तौर पर, तो मंदिर में किस प्रकार का व्यवहार होता है, स्कूलों में किस प्रकार का व्यवहार होता है, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और अगर आपके पास ये प्रश्न आपको निबंधात्मक पूछता है तो फिर ज़्यादा डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। 2-3 पेज आपको भरने हैं निबंधात्मक प्रश्न में, तो फिर उसमें आपको थोड़ा-सा और डिटेल में लिख देना है कि किस प्रकार से आप भेदभाव के बारे में सोचते हैं, आपने किस प्रकार के उदाहरण देखे हैं। तो उनके कुछ पॉइंट्स को जोड़ते हुए लिख देना है। इस तरह से आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। अभी सिर्फ इस वीडियो में हम शॉर्ट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा और नोट्स भी ज़्यादा लंबे होंगे, तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत रहेगी। इन सब नोट्स वीडियोस को तैयार करते समय हम ये टारगेट लेकर के चल रहे हैं कि आपको कम से कम समय में इतना सफिशिएंट मैटर पढ़ लेना है जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो उन सब को लेकर के हम बात कर रहे हैं। बट जो पॉइंट्स इस वीडियो में बताए जा रहे हैं या जो बाकी की वीडियो में बताए गए हैं, उनको जरूर से क्लियर करेगा, उनको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। उनमें से ही दोस्तों प्रश्न आपके घूमेंगे। और अगर छोटा प्रश्न आता है तो फिर कम कम मटेरियल लिखना है, जो वीडियो में बताया है उसी अनुसार लिखना है। अगर ज़्यादा डिटेल में आपको पूछता है तो फिर आपको पॉइंट्स अपने हिसाब से जोड़ करके लिखने की कोशिश करनी है और निबंधात्मक प्रश्न की तरह 2-3 पेज उसमें भर देने हैं। और इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रालिंग यानी कि प्राकृतिक लिंग और सालिंग यानी कि सामाजिक लिंग में क्या अंतर होता है। प्रालिंग क्या है? यह जैविक या शारीरिक है जो शरीर रचना में साफ दिखाई देता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, तो वो क्या है, प्राकृतिक लिंग में अंतर्गत आता है। और सालिंग या सामाजिक लिंग या जेंडरीकरण के आधार पर जो बनाया जाता है वह सामाजिक व सांस्कृतिक होने के साथ में इसका संबंध स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों, भूमिकाओं, व्यवहार के तरीकों आदि से है कि कौन कैसा काम करेंगे, तो उसके अंतर्गत विभाजित जो किया जा रहा है तो वो सालिंग में यानी कि सामाजिक लिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरा बिंदु है यह प्राकृतिक होता है कि स्त्री है या पुरुष है, जो अंगों की बनावट है उसके आधार पर प्राकृतिकरण वहां पर रहेगा। और मनुष्य द्वारा यह बनाया जाता है सामाजिक जो लिंग होता है कि यही काम स्त्रियां करेंगी, ये काम पुरुष करेंगे, तो वो जो है मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तीसरा बिंदु है यह स्थायी है तथा समय स्थान के अनुरूप बदलता नहीं है। अगर आप स्त्री हैं तो स्त्री ही रहेंगी हमेशा के लिए, अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष ही रहेंगे हमेशा के लिए। पर जेंडरीकरण जो है परिवर्तनशील है, जो सामाजिक लिंग है वो परिवर्तनशील है और समय, स्थान व संस्कृति के साथ में बदलता है। काफ़ी समाज ऐसे हैं जो स्त्रियों को प्राथमिकता देते हैं, उनको पुरुषों के बराबर रखते हैं। और काफ़ी समाज ऐसे हैं जिनमें पुरुष प्रधान समाज आप जिन्हें कह सकते हैं कि पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को दबाकर रखा जाता है या उनसे घरेलू काम आदि करवाए जाते हैं और पुरुष ही कमाने जाते हैं, उनको कमाने के लिए नहीं भेजते हैं, या ऐसे मतलब उनका शोषण किया जाता है। इस तरह से आप पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं। धारणा जो बनी हुई है वो बदली भी जा सकती है। एक समाज में मान लो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो कुछ समय बाद हो सकता है कि पुरुष ऐसा काम करें कि उनको भी प्राथमिकता दी जाने लगी, या फिर किसी समाज में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को नहीं दी जाती, तो महिलाएं ऐसा काम करें कि उनको भी प्राथमिकता दी जाए। तो ये जो है जेंडर सामाजिकरण की प्रक्रिया के तहत बदला जा सकता है। इस तरह से आपको कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और अगर प्रश्न आता है बड़े ज़्यादा नंबरों का तो फिर ऐसे पॉइंट्स को जोड़ करके आपको बड़ा आंसर यहाँ पर कर देना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं जेंडर सामाजिकरण के बारे में। अन्य प्राणियों की तरह ही मनुष्य भी नर और मादा के रूप में पैदा होता है, लेकिन हर समाज में संस्कृति लड़के और लड़कियों की परवरिश करते समय उन्हें अलग अलग भूमिकाओं, जवाबदारी, गुणों आदि के जरिए अलग अलग रूपों में ढालने का प्रयास करती है। आपने खुद ये अपने साथ में देखा होगा उदाहरण कि बचपन में आपको जो खिलौने मिलते थे तो वो आपके और जो आपके भाई या फिर आपकी बहन को मिलते थे उनमें कितना डिफरेंस रहता था। आपकी परवरिश में और आपकी भाई बहन में या फिर आपके भाई में वो कितना परवरिश में डिफरेंस रहता था। सभी कामों को लेकर के अलग अलग जो धारणाएं पहले से बनी आ रही है उनको अपनाते हुए दोनों के गुण, दोनों की उनकी भूमिकाएं, दोनों की जवाबदारी, वो सब कुछ बदली जाती है समाज के अंतर्गत। और सामाजिक सांस्कृतिक इस प्रक्रिया को जेंडर समाजीकरण कहते हैं। इस तरीके से आपको परिभाषा ध्यान रखनी है जेंडर समाजीकरण की। अब हम बात करते हैं जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में। इसमें देखिए यह प्रक्रिया बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। बच्चे के जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। जैसे लड़का जन्म लेता है तो खुशियाँ मनाई जाएंगी, मिठाई बांटी जाएंगी। अगर लड़की जन्म लेती है तो फिर उसको गलत समझा जाता है। अगर पुरुष प्रधान समाज है तो वहाँ पर के लिए क्या कहा है कि अनेक दक्षिण एशियाई समाजों में बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है और बेटी के जन्म पर नहीं मनाई जाती। बेटों को प्रोत्साहित किया जाता है कि ताकतवर और मजबूत बने, बाहर घूमें, जबकि लड़कियों को शर्मीली बनने और घर में रहने की हिदायतें दी जाती है। ये तमाम फ़र्क जेंडर के हैं जिन्हें सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। तो इस तरीके से आपको जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के कुछ बिंदु ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं बालिका शिक्षा के महत्व के बारे में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक बालक अगर शिक्षित होता है तो व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु एक बालिका को शिक्षित करने का तात्पर्य है पूरे परिवार को शिक्षित करना। अतः भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आवश्यकता अधिक है।
महिलाएं जो कि अपने पूरे परिवार को संभालती हैं, तो अगर वो शिक्षित रहेंगी तो अपना खुद का ध्यान रख पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगी। तो बालिका शिक्षा की आवश्यकता अधिक है हमारे समाज में। महात्मा गांधी ने इस बारे में क्या कथन दिया है कि पारिवारिक जो गाड़ी है उसके सुसंचालन में स्त्री पुरुष दो पहिए स्वरूप हैं। अतः पारस्परिक समझ पैदा करने और उत्तरदायित्व निभाने की दृष्टि से स्त्री पुरुष दोनों को शिक्षित होना आवश्यक है, दोनों को बराबर होना आवश्यक है। गांधी जी ने बालिका शिक्षा पर अधिक बल दिया और बाल्यावस्था से ही बालिकाओं की शिक्षा का विधान किया। परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान होते हुए भी आधुनिक भारत की अधिकांश बालिकाएं अशिक्षित है। इस तरह से बालिका शिक्षा के बारे में आपको जानकारी रखनी है। और अब हम बात करते हैं जो समाज पलायन कर जाते हैं, यानी कि आजीविका के लिए समूचे परिवार के साथ में एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर अन्यत्र चले जाते हैं, तो उनकी जो आजीविका पर प्रभाव पड़ता है, उनके जो शिक्षा है उनका बच्चों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, तो उनके कुछ बिंदु आपको ध्यान रखना है कि छोड़ने के क्या प्रभाव पड़ेंगे। बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों के संस्कारों पर प्रभाव पड़ेगा, बच्चों की एकाग्रता में कमी आएगी। बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? मान लो आप राजस्थान में रह रहे हो और उधर नीचे तमिलनाडु की तरफ आपने प्लान कर दिया, तो उधर की शिक्षा अलग रहेगी, उधर की बोली भाषा अलग रहेगी, तो वो डिफरेंस वहाँ पर आ जाएगा, वो उनको समझने में नहीं आएगा। स्वास्थ्य, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, अलग उसका वहाँ का वातावरण है, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। संस्कार अलग रहेंगे वहाँ के। और बार बार इस तरह से अगर अलग अलग जगह पर पलायन करते रहेंगे तो बच्चे की एकाग्रता में कमी आएगी, कि बच्चा कहेगा कि यार अब क्यों पढ़ना है जब थोड़ी देर टाइम बाद में चेंज ही करना है। तो इस तरीके से बालक भी आलस्य वहाँ पर आता रहेगा और वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएगा। इस तरीके से कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारण का भी दोस्तों प्रश्न आपके आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आर्थिक कमजोरी हो सकती है कि परिवार अगर ज़्यादा गरीब है तो फिर बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, या फिर बच्चे को भी कमाने के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आर्थिक कमजोरी के अंतर्गत आपको बिंदु ध्यान में रखने हैं। पालकों का अशिक्षित होना, यानी कि अगर माता पिता अशिक्षित है या माता पिता शिक्षा के प्रति नेगेटिविटी रखते हैं कि शिक्षा से क्या होगा, इस तरीके की नेगेटिविटी रखते हैं, तब वो हो सकता है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। तीसरा कारण है सामाजिक दृष्टिकोण। अगर पूरे समाज में ही ऐसी कोई धारणा बनी हुई है कि शिक्षित नहीं होना है या शिक्षा लेने से क्या ही होगा, फालतू का टाइम पास है, इस तरीके की अगर समाज में धारणा बनी हुई है, तब फिर वहाँ पर हो सकता है कि बालक विद्यालय छोड़े। चौथा है पलायन करने से अगर ये एक जगह से अन्यत्र चला जाएगा तो फिर वो छोड़नी पड़ेगी पढ़ाई। पांचवा है विद्यालय वातावरण। अगर विद्यालय का वातावरण अनुकूलित नहीं है, सही नहीं है, तो फिर हो सकता है कि बालक पढ़ाई छोड़ दे। तो इस तरीके के कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। और अगर डिटेल में बड़ा प्रश्न आता है तो फिर आपको डिटेल में पॉइंट्स के अंदर सारी बातें डिटेल में लिख देनी है। आगे हम बात करते हैं बाल श्रमिकों को विद्यालय कैसे लाया जाए, इस बारे में भी प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। पहला उपाय है समाज को जागरूक करना, बाल श्रमिकों को काम कम करने हेतु समझाना, ताकि वो पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सके। दूसरा काम कर सकते हैं, वैकल्पिक स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। जिन गांवों में विद्यालय नहीं है, या अगर विद्यालय गांव में नहीं है तो फिर वो दूसरे गांव में जाने से भी कतराएंगे। और काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जिनमें विद्यालय नहीं है, तो फिर वहाँ की बालिकाओं को दूसरे गांव में पढ़ने के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो वहाँ पर अगर हर गांव में विद्यालय होगा तो बालिकाएं भी ज़्यादातर जा पाएंगे और बालक भी वहाँ पर जा पाएंगे। तीसरा बिंदु है क्षेत्र के सभी बच्चे वह शिक्षा प्राप्त करें जो उनके लिए सही हो। चौथा बिंदु है बच्चों के पालकों से मिलकर के शिक्षा का महत्व समझाएं और सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही शैक्षणिक योजनाओं के बारे में बताएं। इस तरह से बिंदु आपको कुछ ध्यान में रखने हैं। और अब हम दोस्तों बात करते हैं बाल श्रमिकों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने में समुदाय किस प्रकार से मदद करता है। पहला बिंदु है समुदाय जो स्वयं बालकों से काम न लेकर के उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित करना चाहिए। दूसरा बिंदु है समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को आर्थिक मदद देकर के शिक्षा दिलाने में मदद कराना चाहिए। तीसरा बिंदु है अशिक्षित पालकों को शिक्षा की महत्ता बता करके समुदाय उनके बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करे तथा बाल श्रम के नुकसान उनको बताए। चौथा बिंदु है बाल श्रमिकों को ढूंढ करके श्रम कराने वालों को छुटकारा दिला करके उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में मदद करे। पांचवा बिंदु है समुदाय के लोगों को अशिक्षित गरीब बालकों को सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में बता करके श्रमिक बालकों को शिक्षा में मिलने वाली सहायता दिलानी चाहिए। तो इस तरीके के 5 बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, या सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए। तो पहली है सरकार की व्यवस्था पुराने परिवेश के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। छात्रावास की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। अधिकतर माता पिता बच्चे को अकेले छोड़ करके नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर हॉस्टल में वो रहेगा, सभी बच्चों के साथ में रहेगा और उसको खाना ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा। उस तरह से हॉस्टल की सुविधाएं आप जानते हैं। तो उसमें अगर ऐसी व्यवस्था में वो रहेगा तो बच्चे को छोड़ करके भी माता पिता जा सकेंगे अन्यत्र अपनी कमाई करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो ऐसे में छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा, रोजगार तथा आर्थिक व्यवस्था में सुधार वहाँ पर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के कोर्स में समानता, जिससे स्थान बदलने पर भी बालक अपनी शिक्षा जारी रख सके। अगर मान लो आप 9th क्लास में हैं
और पूरे इंडिया में 9th क्लास में सेम सिलेबस है। तो अगर आप चाहे राजस्थान में हो, चाहे आप लद्दाख में हो, चाहे आप तमिलनाडु में हो, कहीं कन्याकुमारी हो, चाहे आप कश्मीर हो, कहीं पर भी हो, आपके अगर सेम सिलेबस है तो आपको प्लान करने के बाद में दूसरी जगह पर जाने के बाद में भी पढ़ाई करने में दिक्कतें नहीं रहेंगी। पांचवा बिंदु है दूरस्थ तथा पत्राचार माध्यम को बढ़ावा, जिससे प्रवासी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। तो इस तरीके से प्रवासी बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में 5 बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में। अल्पसंख्यक समुदाय में देखिए, भारत में कुछ लोग धर्म व भाषा के आधार पर जनसंख्या में कम है, जिन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अतः इन लोगों को सरकारी विकास की सुविधा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है। भारत में मुसलमान, ईसाई, जैन आदि अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनके विकास के लिए अलग विभाग बने हुए हैं। आगे देखिए, अल्पसंख्यकों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। अल्पसंख्यकों के लिए उनकी बस्तियों मोहल्लों में ही मदरसे खोले गए हैं तथा अन्य सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में भी उनको प्रवेश दिया जाता है। उन्हें सरकार की तरफ से प्रथम कक्षा में ही छात्रवृत्ति का भी व्यवस्था करी गई है। तो इस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह के बारे में 2-3 यूनिट्स में बात हो रखी है और ये आसान टॉपिक है, तो आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा, तो इसको एक बार याद कर लेना है। पूर्वाग्रह के बारे में 2-3 यूनिट्स में बात हो रखी है और ये आसान टॉपिक है जिसको आप एक बार पढ़ते ही याद कर पाएंगे, तो जरूर से इसको पढ़ लेना है एक बार। यहाँ पर देखिए, पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पूर्व निर्णय। यानी कि कोई भी समाज है उसके बारे में हम पहले से धारणा बना रखे हैं, पहले से कोई कल्पनाएं बना रखे हैं, तो उस बारे में पूर्व निर्णय की बात करी गई है। अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती है। एक पूर्वाग्रहित व्यक्ति के पूर्वकल्पित विचार प्रमाणों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वाग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों से श्रेष्ठ मान सकता है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह द्वारा समाजीकरण निम्न प्रकार प्रभावित होता है। तो ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु है, पूर्वाग्रहों के कारण मानसिक ठेस पहुंचती है। दूसरा बिंदु है, लोगों के पूर्वाग्रहों के अनुसार ही व्यक्ति में परिवर्तन होने लगता है। चौथा बिंदु है, किसी के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेने से उससे भली भांति संप्रेषण नहीं हो पाता। पांचवा बिंदु है, व्यक्ति एवं समाज का स्वाभाविक विकास रूठ जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जेंडर पूर्वाग्रहों को दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है। पहला बिंदु देखिए, निर्धारित पाठ्यक्रम को प्रयुक्त करते समय शिक्षक सचेत रहे तथा विषय वस्तु व उदाहरणों में इस प्रकार परिवर्तन या संशोधन करें जिससे बच्चों को संवेदनशील बनाया जा सके। दूसरा बिंदु है, विविध सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित करें ताकि कक्षा में इस बात पर सहमति बने कि समाज विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा बिंदु है, शिक्षक ऐसी जेंडर पूर्वाग्रहों से ग्रसित भाषा का उपयोग न करें जिससे महिला व पुरुष की अस्मिता व भूमिका रूढ़िबद्ध हो। चौथा बिंदु है, शिक्षक को चाहिए कि वह अपने आसपास उपलब्ध उदाहरणों, संस्मरणों, वृत्तांतों, कहानियों, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म, चलचित्र इत्यादि की सहायता से बच्चों को लैंगिक मुद्दों के प्रति चिंतनशील, संवेदनशील एवं सचेत करने की दिशा में पहल करे और उन्हें बताए कि जो लैंगिक भेदभाव समाज में हो रहे हैं वो किस प्रकार से गलत है, उसको किस प्रकार से सुधारा जाए, उन सब के बारे में। पांचवा बिंदु है, शिक्षक को अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना होगा। लड़के व लड़कियों से समान व्यवहार, समान अपेक्षाएं रखनी होगी। शिक्षक को भी दोनों जेंडर में समानता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को प्राथमिकता दी जा रही है और लड़कियों के लिए कहा जा रहा है कि आप पढ़ाई करके क्या ही करोगे, बाद में भी आपको घर का ही काम करना है, तो पढ़ाई क्यों ही करनी। अगर ऐसी प्राथमिकता रखता है, दोनों में भेदभाव करता है, तो फिर गलत उदाहरण उन बच्चों के सामने जाएगा। तो समानता रखनी चाहिए शिक्षक को भी दोनों जेंडर के लिए। इस तरीके से शिक्षक की भूमिका के बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं और ये बिंदु दोस्तों आप एक बार जब आपने पढ़ा है तो अभी देखिए एक बार में ही आपको पता चल गया है कि कौन सा बिंदु क्या कह रहा है। तो अगर इसके बारे में बड़ा प्रश्न आता है तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स अपने हिसाब से जोड़ करके भी लिख पाएंगे और इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपने अपने आसपास उदाहरणों के तौर पर अपने आंसर कर दीजिएगा। इसके बाद में एक प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सच्चर समिति के बारे में। सच्चर समिति जो कि मुसलमानों से संबंधित है, तो मुसलमान समुदायों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया और समिति ने बहुचर्चित रिपोर्ट 2006 में सौंपी। समिति ने पाया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय कई तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे पहचान से जुड़ी समस्याएं, सुरक्षा संबंधित समस्याएं और शिक्षा में पिछड़ापन, अशिक्षा व भेदभाव। तो ये सच्चर समिति के बारे में आपको कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। थर्ड यूनिट में ये सब बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। और अब हम बात करते हैं यूनिट 4 संवैधानिक उद्देश्य और मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं।
यूनिट आपका 10 नंबर का है और 10 नंबर हासिल कर सकने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आइए हम डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है संविधान क्या है। परिभाषा के तौर पर हमें याद करना है। तो संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके आधार पर वहाँ की शासन प्रणाली स्थापित होती है और जिसके द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश का शासन व नागरिक कार्य करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में देखिए संविधान की दोहरी भूमिका है। वह किसी राष्ट्र के सामने कुछ सामूहिक उद्देश्य निर्धारित करता है और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास कैसे किए जाए यह भी निर्धारित करता है। संविधान को मुख्य दो उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। पहला उद्देश्य है संविधान को एक गणराज्य के रूप में स्थापित करना। दूसरा उद्देश्य है भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और क्षमता तथा बंधुता प्राप्त करने तथा बढ़ाने के लिए कैसा गणराज्य हो, कैसी न्याय व्यवस्था हो, कैसे स्वतंत्रता हो, कैसा बंधुता हो, वह सभी इसकी उद्देशिका में बताया गया है। इसके बाद में अगला बिंदु आता है भारतीय संविधान की विशेषताओं को लेकर के। इसमें पहली विशेषता है देखिए संपूर्ण सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरी विशेषता है पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना। तीसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। चौथी विशेषता है कठोर व लचीला संविधान। पांचवी विशेषता है संघात्मक तथा एकतात्मक शासन। छठी विशेषता है वयस्क मताधिकार। सातवीं विशेषता है मौलिक अधिकार। आठवीं विशेषता है लिखित व विशाल संविधान। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है नागरिकों के मूल अधिकारों के बारे में। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा मूल अधिकार है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार। सातवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें मेंशन किया गया है कुछ बिंदु: बंदी, प्रतिषेधन लेख, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख और अधिकार परीक्षा। समता या समानता के अधिकार में आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के साथ में राज्य भेदभाव नहीं करेगा या राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भी भेदभाव करने से रोकता है। यह रोजगार के अवसर प्रदान करने में समानता का निर्वहन करता है। विद्यालय में प्रवेश के समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। विद्यालय में रोजगार के अवसर प्रदान करने में समानता होती है। अतः शिक्षा इस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करती है। तो इस तरह से समानता के अधिकार में कुछ बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में दूसरा अधिकार क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए देश के सभी व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बोलने या अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। विद्यार्थी अपने विषय चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अतः स्वतंत्रता का अधिकार सभी को होता है, यह शिक्षा हमें बताती है। तीसरा अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही व्यक्ति समझ पाता है कि उसका शोषण हो रहा है या उसको कहीं पर दबाया जा रहा है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अतः शिक्षित व्यक्ति को कोई भी शोषण नहीं कर पाता, दूसरों को भी शोषित होने से बचाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें देखिए विद्यालय में विद्यार्थी को सभी धर्मों पर आधारित त्योहारों को मनाया जाता है। सभी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होती, परंतु किसी भी धर्म को स्वीकारने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसको प्रोत्साहित करने का अधिकार है। अतः शिक्षण संस्थानों में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी को इक्वली नज़र से देखा जाता है, सभी के साथ में इक्वली व्यवहार किया जाता है। इसके बाद में पांचवा अधिकार क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार या फिर शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षण संस्थाओं द्वारा नागरिकों के हर वर्ग की अपनी विशिष्ट संस्कृति, अपनी विशिष्ट भाषा, अपनी विशिष्ट लिपि आदि की रक्षा हो रही है। धार्मिक तथा भाषिक रूप से अध्यापकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था को स्थापित करने तथा उसकी व्यवस्था करने का अधिकार होता है। शिक्षा द्वारा हमारी सांस्कृतिक धरोहर की रखवाली तथा उसका विकास भी किया जा रहा है। इस तरह से आपको कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला अधिकार यहाँ पर आता है छठा अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को संविधान में भी वर्णित किया गया है और कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा या उसकी चल अचल जो संपत्ति है उस पर सार्वजनिक अधिकार नहीं किया जाएगा जब तक सरकार द्वारा उचित मुआवजा नहीं दिया जाता। अगर आपने देखा होगा कि आपकी ज़मीन में से रोड निकल रही है या कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उधर आ रहा है, तो सरकार के द्वारा आपकी ज़मीन के लिए आपको मुआवजा दिया जाता है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार आपको है, आपकी ज़मीन के लिए कोई भी आपको ज़मीन को हथिया नहीं सकता। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में से निकाल दिया। फलस्वरूप अब इसे मौलिक अधिकारों में नहीं गिना जाता। सातवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें देखिए इस प्रकार का अधिकार संसद के कानून द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों को भी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय निम्न लेख जारी करने का अधिकार रखते हैं, जिनमें कुछ बिंदु मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। यह लेख उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय के सम्मुख किसी को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने बंदी याचिका प्रस्तुत की गई हो। दूसरा है परमादेश। इसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, यह आदेश प्राय सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रतिषेध लेख। इस लेख का प्रयोग ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को उसके अधिकार अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करने से रोकने के लिए किया जाता है।
अगला है उत्प्रेषण लेख। इसका अर्थ क्या है? पूर्ण रूप से सूचित करना। यह लेख ऊपरी न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को जारी किया जाता है। अगला है अधिकार परीक्षा। इसका अर्थ है किस आज्ञा से। यह लेख तब जारी किया जाता है जब न्यायालय यह अनुभव करे कि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जिसका उसे कानून की दृष्टि से करने का कोई भी अधिकार नहीं है, तो फिर उसको नोटिस जारी किया जाएगा अधिकार परीक्षा का कि किस आज्ञा से आप ये काम कर रहे हो। तो इस तरह से आपको ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। मौलिक अधिकारों में यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। इसको हटा देने पर भी सभी अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति द्वारा संकट की घोषणा किए जाने पर सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं समाप्त की जा सकती है तथा अधिकार भी स्थगित किए जा सकते हैं। तो ये कुछ अधिकार थे दोस्तों, 7 प्रकार के अधिकार, जिनमें से 2 को हटा दिया गया है, बट 5 अभी भी वहाँ पर है। और अगर आपको इनके बारे में कुछ पूछा जाता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। इसके बाद में अब हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता की अवधारणा यूनानी नगर राज्यों से प्रारंभ हुई। नागरिकता व्यक्ति तथा राज्य के परस्पर संबंध को दर्शाती है, जिसके अनुसार व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है तथा राज्य उसे सुरक्षा प्रदान करता है। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन करता है और राज्य व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की अब हम बात करते हैं। पहला कर्तव्य संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कर्तव्य है संविधान के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च अक्षुण्ण बनाए रखे। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। चौथा कर्तव्य की हम बात करते हैं देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, यानी कि कोई भी इमरजेंसी का आती है तो फिर तत्पर रहें देश की सेवा करने के लिए। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों को समरसत्ता के समान भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, सभी में भाईचारा बना रहे। छठा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। सातवां कर्तव्य है प्रकृति पर्यावरण की, जिसकी अंतर्गत वन, झील, नदी, प्राकृतिक पर्यावरण आता है, तो उसकी रक्षा करें, वन्य जीवों की रक्षा करें। और आठवां कर्तव्य है सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो ये कुछ कर्तव्य आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में। इसमें देखिए संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले संघ सूची के बारे में। इस सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है या फिर राज्य सरकार के कानून ही लागू होते हैं। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय आते हैं। अगर आपको प्रश्न आता है, 1 नंबर का प्रश्न आता है कि शिक्षा कौन सी सूची में शामिल है या कौन सी संघीय सूची में शामिल है, तो फिर आपको 4 ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछिएगा, तो समवर्ती सूची आपको ध्यान रखना है। इस तरह से छोटे प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं भारत में शिक्षा की जिम्मेदारी या शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है। तो देश में शिक्षा की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है, इस सवाल को लेकर के काफी विवादों के बाद में 1950 में तय किया गया कि इसकी प्रमुख जो जिम्मेदारी रहेगी राज्य सरकारों को दी जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि हमारा देश विविधता भरा देश है, जिसमें केंद्र से पूरे देश के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकेगी। पूरे देश से अगर व्यवस्था नहीं संभाली जाएगी तो फिर क्या करा जाएगा, केंद्र व राज्य स्तरीय व्यवस्थाएं क्या करेगी। उसके लिए केंद्र सरकार ने शिक्षा के मामलों के लिए एक मंत्रालय बनाया है, जिसका नाम क्या रखा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD। ये मंत्रालय बनाया और इस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT बनी हुई है, जो कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा व पाठ्यक्रम बनाती है। और इसके बाद में देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत समय समय पर देश भर में शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले SAS कार्यक्रम चलाया गया था, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, और उसके पहले भी एक NAS कार्यक्रम चलाया गया था जिसमें बच्चों का टेस्ट सर्वे किया जाता था। उसमें चेक किया जाता था कि बच्चों का किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं या किस तरह परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो वो कुछ सर्वे हो रहा था, तो उसको लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। जैसे वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, SASA, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA। इनके बारे में कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अब हम बात करते हैं केंद्र के इन ढांचों का अनुकरण करते हुए राज्यों में भी शिक्षा मंत्रालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आदि स्थापित किए गए हैं। राज्य की भी अलग व्यवस्था तैयार करी गई है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं संविधान में भाषा और राजभाषा के बारे में भी बिंदु आपको याद रखना है। भारतीय संविधान ने हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार की है। हिंदी वैज्ञानिक सरलतम भाषा, भारत के 9 राज्यों की मातृभाषा है। केंद्र के सरकारी कामकाज के लिए संविधान द्वारा हिंदी को ही राजभाषा घोषित किया गया है।
राजभाषा के बारे में कुछ बिंदु और जानते हैं कि राजभाषा क्या होती है। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कि राजकार्य या शासन के कार्यों के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। अतः प्रांतों की राजभाषा वहाँ की मातृभाषा होती है, जैसे गुजरात की गुजराती, पंजाब की पंजाबी। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं, अगला महत्वपूर्ण बिंदु आता है मानवाधिकार आयोग के बारे में। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना है। इसमें देखिए, किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को असली पहचान होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर वर्गों के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसी संस्थाएं जो अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है, इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया, जिसमें लोगों के जो अधिकारों का हनन हो रहा था, अधिकारों के विरुद्ध हो रहा था काम, तो अधिकार उनको दिलाने के लिए ये गठन किया गया इस मानवाधिकार आयोग का। इसमें देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर ध्यान रखने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिकता अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर आयोग पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच करता है। इस तरह से कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान में महिलाओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। इसका प्रश्न भी आपको याद रखना है। इसमें देखिए पहला बिंदु है, भारतीय संविधान अपने 14वें अनुच्छेद में जहां देश की सभी महिलाओं तथा पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार एवं अवसर प्रदान करते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है पहला अधिकार कि समान अधिकार महिला और पुरुषों को प्राप्त है। दूसरा अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 15 में, लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। स्त्री और पुरुष को समान समझा जाए। देखिए समान अधिकार और समान अवसर, और साथ में ही लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। तीसरा अधिकार है अनुच्छेद 15 के तीसरे बिंदु में, राज्य को महिलाओं के हित के लिए अलग से नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अगर राज्य में महिलाओं के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ राज्य एक्शन ले सकता है। इसके बाद में अगला अधिकार है इसी तरह से 39वां अनुच्छेद, आजीविका के समान अवसर, समान काम करने के लिए वेतन देने का निर्देश राज्यों को देता है। अगला अधिकार है अनुच्छेद 42 में, राज्यों को काम करने के लिए योग्य, उपयुक्त एवं मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश भी देता है। अगला अधिकार है इसी तरह अनुच्छेद 51 का प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वे किसी भी ऐसे कार्य से दूर रहें जो महिलाओं के सम्मान को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाता हो। तो प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य निर्धारित है कि वो ऐसे कार्यों से दूर रहे, महिलाओं के सम्मान करें। और यहाँ पर अब बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 का नाम है औपनिवेशिक काल में शिक्षा का इतिहास के बारे में बात करेंगे। यूनिट आपका 15 नंबर का है, और 15 नंबर हासिल कर सकने वाले आइए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स का डिस्कशन करते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है भारतीय शिक्षा आयोग 1882-83 हंटर कमीशन के बारे में हम जानकारी लेंगे कुछ। और यहाँ पर देखिए आयोग की नियुक्ति का कारण क्या था। 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार आशाजनक प्रगति न हुई और प्राथमिक शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया गया। माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति अवश्य हुई थोड़ी बहुत। इसी बीच 1857 की क्रांति के स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दी गई तथा भारत की राजसत्ता ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले ली। भारत की राजसत्ता किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत की राजसत्ता चली गई। और 1882 में लॉर्ड रिपन भारत का वाइसराय नियुक्त होकर के भारत आया और सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जिसे हंटर कमीशन भी कहा जाता है। तो हंटर कमीशन की परिभाषा में आपको पूछा जाता है तो आप आराम से अब आंसर दे पाओगे। अब हम बात करते हैं आयोग के मुख्य उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। पहला बिंदु क्या है इसमें देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा की दशा देखना तथा उसके विकास में सहयोग देना पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य उच्च व माध्यमिक शिक्षा के प्रोत्साहन, इनके प्रोत्साहन से प्राथमिक शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है उस बारे में जानना। और यहाँ पर तीसरा उद्देश्य क्या था, माध्यमिक शिक्षा का प्रसार किन साधनों से किया जाए उसका उद्देश्य यहाँ पर था। चौथा उद्देश्य सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, ये सब बिंदु ध्यान रखना है। और पांचवा उद्देश्य था भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यक्तिगत व्यायामों के प्रति सरकार की नीति क्या हो इस बारे में जानना। तो ये इस बारे में तैयार करना, ये कुछ उद्देश्य इसके थे। और अब हम बात करते हैं इसके बाद में हंटर आयोग की सिफारिशों के बारे में। सिफारिशें और सुझावों में सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा को लेकर की। प्राथमिक शिक्षा में आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार किया जाए। इसका प्रसार पिछड़ी जातियों, आदिवासियों में विशेष रूप से किया जाए। इसका प्रशासन तथा संचालन भार जिला परिषदों और नगर पालिकाओं को दे दिया जाए।
इसमें जीवन उपयोगी विषयों जैसे गणित, कृषि आदि को स्थान दिया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में हंटर आयोग की सिफारिशें या सुझाव के बारे में प्रश्न आता है, तो ये कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के बारे में। माध्यमिक शिक्षा में भी बिंदु देखिए, पहला बिंदु है इसके लिए सहायता अनुदान प्रणाली का प्रयोग किया जाए। दूसरा बिंदु क्या था इसमें सुझाव, हर जिले में एक विद्यालय का निर्माण किया जाए और उसके संचालन का भार वहाँ के निवासियों को दे दिया जाए। तीसरा सुझाव क्या था, माध्यमिक स्तर पर 2 प्रकार के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए, ए और बी कोर्स के अंतर्गत। और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की जाए और इस शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो पर छात्रों को अंग्रेजी का कुछ ज्ञान अवश्य दिया जाए। तो इस तरह से माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सुझावों को ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा में सुझावों को लेकर की। तो उच्च शिक्षा में सुझाव देखिए, कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यूरोपीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए। कॉलेज के शिक्षकों की संख्या, व्यय, फर्नीचर, पुस्तकालय और भवन निर्माण की आवश्यकता को ध्यान में रख करके सहायता अनुदान दिए जाए। कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को छात्रों की रुचि के अनुसार विस्तृत करके उन्हें चयन करने का अवसर भी दिया जाए। तो इस तरह से उच्च शिक्षा के बारे में बिंदु ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं सहायता अनुदान प्रणाली के बारे में क्या सुझाव होते। तो प्राथमिक स्कूलों के लिए परीक्षा फल के अनुसार वेतन प्रणाली का प्रयोग किया जाए। सहायता अनुदान देते समय विद्यालयों की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए। विद्यालयों को पुस्तकालय, शिक्षण सामग्री, फर्नीचर आदि के लिए विशेष सहायता अनुदान दिया जाए। तो इस तरह से मिलते जुलते टॉपिक्स हैं जिनको आप आसानी से समझ पाएंगे। एक दो बिंदु याद रखना और फिर एक दूसरे का अगर मान लो नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड ही आप इसमें लिख देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं, पांचवा बिंदु आता है धार्मिक शिक्षा के बारे में। धार्मिक शिक्षा के बारे में क्या सुझाव होते हैं देखिए, सरकारी स्कूलों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। गैर सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है परंतु सरकार द्वारा उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। और छठा बिंदु क्या था इसमें, मुसलमानों की शिक्षा को लेकर के है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या सुझाव दिए गए, प्राचीन ढंग से शिक्षा देने वाले मुस्लिम स्कूलों को प्रोत्साहित किया जाए। जिन प्राथमिक स्कूलों में मुसलमानों की संख्या अधिक उनमें फारसी की शिक्षा दी जाए। मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए छात्रवृत्तियां दी जाए। मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में उचित अनुपात में रखा जाए। इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है मुसलमानों की शिक्षा के लिए हंटर आयोग के सुझावों के बारे में। अब हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा को लेकर क्या सुझाव थे। स्त्री शिक्षा के सुझाव में देखिए, पहला बिंदु, बालिकाओं के विद्यालयों को अधिक सहायता अनुदान दिया जाए। बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रवृत्तियां और निःशुल्क शिक्षा देने की योजनाएं बनाई जाएं। पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिए अध्यापिकाओं को नियुक्त करें और जो उनके घरों में जाकर के शिक्षा देंगे। बालिकाओं के विद्यालयों का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षिकाओं को नियुक्ति दी जाए। तो इस तरह से स्त्री शिक्षा के प्रति कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं आयोग के मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन में देखिए, मूल्यांकन का प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना है कुछ बिंदु। इसमें देखिए, कमीशन का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अद्वितीय स्थान है। कमीशन की जांच के परिणाम स्वरूप भारत में महान शैक्षिक जागृति हुई तथा एक निश्चित नीति का सूत्रपात हुआ। देश में प्राथमिक विद्यालयों का जाल सही बिछ गया और अंग्रेजी स्कूलों कॉलेजों का आश्चर्यजनक विस्तार हुआ। आयोग की सिफारिशों में निम्न दोष थे। दोषों के बारे में अगर प्रश्न आता है तो पहला दोष ध्यान रखना है, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का अभाव था। जनसाधारण की मांग की पूर्ति नहीं हो सकी थी। समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने दो स्पष्ट वर्गों में बांट दिया, शिक्षित अशिक्षित। इस तरह से ध्यान रखना है। और पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है आयोग के मूल्यांकन में। और अगर दोष का प्रश्न आता है तो दोष लिखना है और अगर सिफारिश से पूछी जाती है तो वो सब आप लिख देना है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा के प्रसार में भारतीयों के योगदान के बारे में। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें देखिए, बड़ौदा नरेश का प्रथम प्रयास मार्च 1892 में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश ने एक राजाज्ञा द्वारा घोषित किया कि अमरेली नगर के एक तालुका के 9 ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। 7 से 12 वर्ष तक के सब बालकों और 7 से 10 वर्ष तक की आयु की सब बालिकाओं को प्राथमिक विद्यालयों में अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। नवंबर 1893 में अनिवार्य शिक्षा का यह कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई कि उपरोक्त तालुका के 52 ग्रामों में शिक्षा अनिवार्य कर दी गई और 1906 में एक अधिनियम बनाकर के राज्य के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो ये पहला प्रयास रहा बड़ौदा नरेश का। और इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले का प्रस्ताव रहा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय धारा सभा सदस्य के रूप में 19 मार्च 1910 को गोखले ने यह प्रस्ताव रखा कि यह सभा सिफारिशें करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारंभ किया जाए और इस संबंध में निश्चित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। तो इस तरह से ध्यान रखना है। और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण यह भी था कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की दयनीय दशा देखकर
गोखले का हृदय द्रवित हो गया। उनका विश्वास था कि यह बात स्पष्ट है, एक अशिक्षित तथा अज्ञान जाति कदापि वास्तविक उन्नति नहीं कर सकती है और जीवन की दौड़ में अवश्य पीछे रह जाएगी। तो ये उनका मत था। और यहाँ पर हम बात करते हैं, उस समय देश में केवल 6% साक्षरता थी और प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने योग्य बालकों में से केवल 23.8% बालक और 2.7% बालिकाएं उस शिक्षा से लाभ उठा रहे थे। तो ये कुछ आंकड़े भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गोखले ने क्या-क्या सुझाव उसमें दिए थे प्रस्ताव में, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें 6 से 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा करवा दी जाए। प्राथमिक शिक्षा का जो खर्चा है, जो व्यय है, स्थानीय संस्थाएँ और सरकार मिलकर के देंगी और वो कैसे देंगी? 1:2 के अनुपात में। जैसे एक जो 3 हिस्से होंगे उसके और 2 हिस्सों का पैसा तो सरकार देगी और 1 हिस्सा जो प्राथमिक संस्थाएँ हैं, वो भुगतेंगी। तो इस तरह से जो इनका रेशियो था, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए, प्राथमिक शिक्षा की देखभाल के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। बजट में प्रतिवर्ष शिक्षा की प्रगति का स्पष्ट वर्णन किया जाएगा। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक विभाग स्थापित किया जाएगा, जो कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए एक योजना बनाएगा। तो इस तरह से कुछ बिंदु आपको ध्यान रखने हैं उनके प्रस्ताव से रिलेटेड। अब ये तो बात रही प्रस्ताव प्रस्तुत करने की, और अब हम बात करते हैं कि सरकार का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था। तो देखिए, सरकार द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन मिला और सरकार ने 1910 में केंद्र के अधीन एक शिक्षा विभाग स्थापित कर दिया। मंत्री की नियुक्ति कर दी, परंतु प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो गोखले का जो विधेयक है, वो प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता देख करके गोखले ने 19 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा में अपना विधेयक रखा। इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्य के सिद्धांत की क्रमशः लागू करना था। तो इस तरह से अनिवार्य सिद्धांत को लागू करने के लिए उन्होंने अपना विधेयक रखा, और विधेयक रखने के बाद में विधेयक के प्रमुख तथ्य क्या ध्यान में है, वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, पहला तथ्य क्या है कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उन्हीं स्थानों पर लागू की जाए जहां पर एक निश्चित संख्या में बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे हों। गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह यह प्रतिशत निश्चित कर सके। दूसरा बिंदु है, सरकार की स्वीकृति के पश्चात ही संस्थाएं उक्त नियम को लागू कर सकती हैं, स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकती वो। सरकार जब नियम डालेगी तभी उनको पालन करना होगा उसी नियम का। और तीसरा बिंदु क्या है, स्थानीय संस्थाओं को यह अधिकार रहेगा कि इस नियम को जब चाहे वह पूरे क्षेत्र में लागू करें अथवा किसी एक भाग में भी लागू कर सकती है। तो ये संस्थाओं को अधिकार प्राप्त रहेगा। इसके बाद में अगला बिंदु देखिए, पर यह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का नियम लागू होगा वहाँ 6 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होगी। नियम का उल्लंघन करने वाले अभिभावकों को दंड दिया जाएगा। बालिकाओं के लिए भी धीरे धीरे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाएगी। स्थानीय संस्थाएं यदि उचित समझती है तो वह शिक्षा संबंधी कर भी लगा सकती हैं। यदि अभिभावक की मासिक आय 100 रुपये से कम हो तो उस बालक से फीस नहीं ली जाएगी। तो 100 रुपये से कम अगर फैमिली की इनकम है मंथली, तो फिर उसकी फीस नहीं ली जाएगी। तो ये कुछ बातें आपको इसके अंतर्गत इस प्रस्ताव में ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं विधेयक को जनरल संग्रह के लिए स्थानीय सरकारों, विश्वविद्यालयों एवं कुछ व्यक्तिगत संस्थाओं के पास भेजा गया। 17 मार्च 1912 को धारासभा में विधेयक पर वाद विवाद प्रारंभ हुआ। 2 दिन तक यह वाद विवाद चला और 19 मार्च 1912 को उसके पक्ष में 13 वोट थे और विपक्ष में 38 वोट मिले और यह बिल पास न हो सका। इस प्रकार से गोखले प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की चेष्टा में असफल रहे। तो गोखले के बारे में अगर प्रश्न आता है तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ध्यान रखने हैं। काफ़ी बड़ा टॉपिक इसका था, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है सारा कुछ। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम के बारे में 1918। इसमें आपको ध्यान रखना है कि गोखले के कार्य से प्रेरणा लेकर के भारत के एक अन्य महान नेता विट्ठल भाई पटेल ने मुंबई में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य प्रांत में नगर पालिका क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना था। इस अधिनियम ने प्राथमिक शिक्षा के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारंभ कर दिया। इस उदाहरण का भारत के अन्य प्रांतों में भी अनुसरण किया गया और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो इस तरह से इनका योगदान ध्यान रखना है। और इसके बाद में हम बात करते हैं शारदा सदन के बारे में। शारदा सदन में बिंदु आपको ध्यान रखना है, पंडित रमाबाई सरस्वती का ध्यान रखना है। इनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। शारदा सदन की जो स्थापना है वो 11 मार्च 1889 में चौपाटी मुंबई में हुई। उन्होंने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के लिए शारदा सदन खोला, जो उनका घर भी था और विद्यालय भी। रमाबाई ने इसे एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के केंद्र के रूप में खोला था। शारदा सदन की महिलाओं को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई, कढ़ाई, बढ़ई का काम, मिट्टी के बर्तन आदि बनाना, बागवानी करना, टोकरी बनाना जैसे काम सिखाए जाते थे। महाराष्ट्र में विधवाओं के लिए यह पहला घर था। इसके अलावा भारत में एकमात्र ऐसा स्थान बंगाल में था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं बॉम्बे में अनेक बुद्धिजीवियों और समाज सेवियों ने रमाबाई की भावना, संगठन और क्षमता और राष्ट्र प्रेम की सराहना की और शारदा सदन को सहयोग भी दिया। इसके बाद में 1890 में इसे पुणे में स्थानांतरित किया गया।
इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण थे, बॉम्बे में खर्च अधिक था। दूसरा, रमाबाई चाहती थी कि इसे पुणे के रूढ़िवादी लोगों के बीच में ले जाया जाना चाहिए ताकि वहाँ की महिलाओं तक पहुँच बनाई जा सके। इसके बाद में देखिए आगे रमाबाई के कार्यों का भारी विरोध भी हुआ और उन्होंने वर्ष 1883 में ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। एक और तो मिशनरी उनके कामों का विरोध करते थे क्योंकि वे धर्मनिरपेक्षता का पक्ष लेती थी, जबकि दूसरी ओर रूढ़िवादी हिंदू नहीं चाहते थे कि कोई विधर्मी महिला उनकी बेटियों को शिक्षा दे, क्योंकि उन्होंने धर्म चेंज कर लिया था और ईसाई धर्म अपना लिया था। तो इस तरह से शारदा सदन के बारे में और रमाबाई के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। और आगे हम बात करते हैं सावित्रीबाई फुले, प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका के बारे में। जन्म हुआ 3 जनवरी 1831 को। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावित्रीबाई भारतीय व्यक्ति द्वारा संचालित प्रथम महिला विद्यालय की प्रथम शिक्षिका थी और उन्हें आधुनिक मराठी काव्य की विदुषी भी समझा जाता है। ज्योतिबा के सहयोग से उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा। वे एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिल हुई तथा विशेष योग्यता के साथ में उत्तीर्ण हुई। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 1848 में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर के बालिका विद्यालय स्थापित किया। रूढ़िवादियों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने हर मुमकिन तरीके से विरोध किया। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का इस तरह से बाहर निकल करके सफल होना अपने आप में अत्यधिक चुनौतीपूर्ण कार्य था। सुबह स्कूल जाना सावित्रीबाई के लिए एक कठिन परीक्षा बन गई थी। रूढ़िवादी समाज ने इस साहसिक कार्य के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया था। महिला शिक्षकों को क्रोध की नज़रों से देखा जाता था। सभी विरोधों के बावजूद सावित्रीबाई ने लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा। वह विद्यालय जाते समय अपने साथ थैले में एक और साड़ी एक्स्ट्रा लेकर के जाती थी। दूसरी साड़ी वह विद्यालय में जाकर के पहनती थी, क्योंकि जो साड़ी पहन करके घर से निकली थी वह विरोधियों द्वारा कीचड़ आदि फेंके जाने से मैली हो जाती थी। घर लौटते समय उसी गंदी साड़ी को पहन करके घर जाती थी। यह कठिन परीक्षा लंबे समय तक चलती रही, तब तक कि सावित्रीबाई ने एक व्यक्ति को थप्पड़ ना मार दिया जो उन्हें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा था। यह थप्पड़ उनकी कठिन परीक्षा का अंत था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सावित्रीबाई के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं देशज विद्यालय के बारे में। इसमें देखिए देशज विद्यालय में आमतौर पर पढ़ना लिखना और अंकगणित सिखाया जाता था, परंतु इसका मूल रूप धार्मिक तथा वाणिज्यिक था। देशज शिक्षा की खासियत स्थानीय परिवेश में उसकी अनुकूलता, जीवंतता और समुदाय आधारित थी। देशज शिक्षा व्यवस्था ऐसी ठोस व्यवस्था थी कि विविध आर्थिक परिस्थितियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं तथा परिवर्तन में भी विकसित थी। उसमें केवल एक ही कमी थी, बालिकाओं तथा दलितों का अभाव था। देशज शिक्षा संस्थान बिना राजनीतिक सहयोग से बने, जो स्थानीय लोगों की पहल तथा मदद से चलाए जाते थे। वे स्थानीय समुदाय के प्रति उत्तरदायी थे। आज भी कई समुदाय आधारित उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान। इस तरह से देशज विद्यालय के बारे में कुछ जानकारी रखनी है। और अब हम बात करते हैं प्राच्य शिक्षावादी नीति के बारे में। प्राच्य शिक्षावादी नीति के बारे में देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में भारत में विभिन्न भागों को जीतना और उन पर शासन करना आरंभ किया, तो परिस्थिति बिल्कुल बदल गई। कंपनी को भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उच्च जाति के भारतीयों की सहायता की आवश्यकता थी। ये उच्च जाति के लोग ईसाई पादरियों की गतिविधियों को मित्रता की दृष्टि से नहीं देखते थे। इसी कारण कंपनी के लोग ब्रिटिश शासकों के एक वर्ग के निरंतर दबाव के बावजूद भी शिक्षा के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। राजनीतिक आर्थिक दबाव ने उन्हें मजबूर किया कि वे भारतीयों द्वारा समर्पित शिक्षा नीति को अपनाएं। सन 1781 में कलकत्ता मदरसा प्रारंभ किया गया, जिससे प्रभावशाली हिंदू और मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट किया जा सके, उनमें समन्वय स्थापित किया जा सके। इसके पश्चात ही सन 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इन दोनों कॉलेजों के अधिकांश छात्र हिंदू और धर्म के मानने वाले उच्च वर्ग के लोगों में से होते थे। इन्हें कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्त करके उनका समर्थन प्राप्त किया जाता था। कंपनी ने शिक्षा पर व्यय करने के लिए केवल 1 लाख रुपए की मामूली सी राशि निश्चित की। इस राशि को व्यय करने का आरंभ भी सन 1823 में हुआ, जब एक सामान्य कमेटी इस काम के लिए बनाई गई ताकि वह चार्टर एक्ट के शैक्षिक नियम को लागू करे। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी शैक्षिक नीति के इस पक्ष को प्राच्य शिक्षावादी नीति कहा। तो इस तरह से बिंदु आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षावादी नीति के बारे में। इसमें देखिए अंग्रेजों ने अपनी स्थिति मजबूत करके अपने व्यापारिक उद्देश्यों को औद्योगिक उद्देश्यों में बदल दिया था, क्योंकि उन्हें अपने उत्पादन के लिए भारत एक बड़ी मंडी के रूप में दिखाई देने लगा। शिक्षा संपन्न वर्ग को पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगने लगे, ताकि वे लोग अपने प्रभाव से भारत के जनसाधारण को यह बात के लिए तैयार कर सकें कि यूरोप की फैक्ट्रियों और कारखानों में तैयार माल को भारत में खपाएं और यहाँ के कच्चे माल को ब्रिटेन के कारखानों में भेजें। उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। इस तरह से उनको लालच दिया। और शिक्षा के साहित्य में इस विचारधारा को अधोमुखी
निस्यंदन नीति कहा गया। अधोमुखी निस्यंदन नीति के बारे में आपको ध्यान रखना है। कंपनी ने निश्चय किया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए धन व्यय किया जाए और सन 1837 में अंग्रेजी सरकारी भाषा बन गई। शीघ्र ही अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ने लगी क्योंकि 1844 में देसी लोगों के लिए कंपनी में छोटे पदों पर नौकरियों के दरवाजे खोल दिए गए थे। इस शिक्षा नीति से देसी वर्ग अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों की ओर आकर्षित हुआ। तो इस तरह से कुछ बिंदु यहाँ पर ध्यान रख। अब हम आगे बात करते हैं अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय नेताओं एवं शिक्षा विचारकों के विचारों अंग्रेजी की शिक्षा नीति तथा पद्धति भारत के लिए सर्वथा अनुपयुक्त, अहितकर व राष्ट्र विरोधों की थी। इनके विपरीत भारत के अंग्रेज शासकों के कथनानुसार अंग्रेजी शिक्षा तथा शिक्षा पद्धति भारत के श्रेष्ठ वरदान यहाँ पर रही है। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम इसके लाभ जान लेते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के क्या लाभ हुए, फिर हम इसकी हानियों की बात करेंगे। पहला बिंदु देखिए, पाश्चात्य ज्ञान एवं अज्ञान के संपर्क बने। भारत समय गुजरने पर अपनी प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता को भूलता जा रहा था। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को अपना करके पाश्चात्य साहित्य व विज्ञानों से भारतवासियों ने परिचय प्राप्त किया और उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। दूसरा लाभ क्या था इसके बाद में देखिए, भारतीय समाज का आधुनिकरण हुआ। अंग्रेजी शासन की स्थापना के समय भारतीय समाज की दशा बहुत ही शोचनीय थी। यहाँ पर सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, अस्पृश्यता आदि हानिप्रद कुरीतियाँ प्रचलित थी। अंग्रेजी शिक्षा से इनको नया रूप मिला है और इनका नाश हुआ, इस तरह से आप कह सकते हैं। और इसके बाद में तीसरा बिंदु देखिए, साहित्यिक व सांस्कृतिक जागृति हुई, प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। और चौथा लाभ क्या था यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक पद्धति। अंग्रेजी के द्वारा भारत में वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। 1897 में जगदीश चंद्र बोस ने भौतिक विषयक अपनी खोजों से यूरोप के विद्वानों को आश्चर्यचकित कर दिया। फलतः भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत हुआ कि वैज्ञानिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। पांचवा लाभ देखिए, ललित भारतीय कलाओं के लिए भारत सरकार ने मुंबई, मद्रास, कोलकाता और लाहौर में कला विद्यालय स्थापित करके भारतीय कलाओं को पुनर्जीवित किया। छठा लाभ है शिक्षा प्रसार के नवीन साधन। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत मुद्रालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, रेडियो, चलचित्रों आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इसके बाद में सातवां लाभ देखिए, भारतीय पुनर्जागरण। अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों के विचारों तथा दृष्टिकोणों में आमूल परिवर्तन आया है। परिणाम स्वरूप भारत में उसी प्रकार की मानसिक प्रगति हुई जैसे कि यूरोप में 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में पुनर्जागरण के समय हुई थी। ये कुछ बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा से क्या लाभ हुए। अब हम बात करते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षण पद्धति से क्या क्या हानियां रही। तो पहला बिंदु देखिए, अंग्रेजों द्वारा चलाई गई शिक्षा पद्धति भारतीय नहीं है और इसने विभाजित भारत को और विभाजित कर दिया। जहाँ पर बहुत सी जाति प्रथा है वहाँ एक और जाति को जन्म दे दिया, अंग्रेजी पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले, इस तरह से। और दूसरा नुकसान क्या हुआ, यहाँ पर ग्राम प्रधान देश के लिए हानिकारक शिक्षा प्रणाली। नागरिक विचारों और उनके अनुसार बने पाठ्यक्रम के द्वारा ग्रामीण सभ्यता नष्ट हो गई। शिक्षित ग्रामीण बालक गांव में नहीं रहना चाहता और ना ही गांव में सुधार लाने का प्रयत्न करता है। ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद में गांव को छोड़ देता है। तो इस तरह से बिंदु ध्यान रखना है कि ये नुकसान हुआ। और तीसरा नुकसान क्या हुआ, अंग्रेजी केंद्रीय पाठ्यक्रम यहाँ पर आया। अंग्रेजी पाठ्यक्रम ने हमारे बच्चों के मस्तिष्क को निष्क्रिय बना दिया है और इतना बोझ डाला है कि वे रटने के अतिरिक्त और कोई अनुसंधान कार्य करने के योग्य नहीं रहे हैं। तो ये नुकसान रहा। और चौथा नुकसान क्या रहा कि पुस्तकों पर आधारित शिक्षा प्रणाली व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकती। सिर्फ हम पुस्तकें पढ़ करके ही बात करेंगे, प्रैक्टिकल अगर नहीं करेंगे, हमारे जो जीवन में काम आने वाली शिक्षा का हम उपयोग नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है शिक्षा प्रणाली। और पांचवा बिंदु, शिक्षा प्रणाली में नागरिकता का अभाव व शारीरिक विकास के प्रशिक्षण का अभाव है जिससे उनमें नागरिकता के गुण उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिली। छठा बिंदु देखिए, प्रत्येक कक्षा के सभी बच्चे उत्तीर्ण नहीं हो पाते। इससे प्रतिवर्ष सामाजिक धन का भारी अपव्यय होता है। सातवां बिंदु देखिए, शिक्षा प्रणाली क्लर्क बनाना। प्रचलित शिक्षा का आधार पुस्तकें हैं और इससे शिक्षित लोग क्लर्क बन जाते हैं और विद्यार्थियों को सही मायने में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। तो ये कुछ बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और आठवां यहाँ पर दोष क्या रहा, ध्येय रहित शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली का कोई उद्देश्य, योजना अथवा ध्येय नहीं है। नौवां बिंदु क्या है, महंगी शिक्षा। परंपरागत शिक्षा प्रणाली महंगी है, शिक्षा आत्मनिर्भर नहीं, अतः लाखों लोगों को शिक्षा देने का कार्य बहुत महंगा पड़ता है। इस तरह से ये हानियां आपको ध्यान रखनी है। और अब हम बात करते हैं आंगनवादी विचारधारा के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर देखिए। आंगनवादी विचारधारा में आपको ध्यान रखना है कि भारत में कुछ लोग ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। यह वर्ग पाश्चात्य सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ मानता था। इस तरह की विचारधारा के लोग भारतीय ग्रंथों तथा भाषा की जगह पर अंग्रेजी, पाश्चात्य धर्म या साहित्य की शिक्षा में विश्वास रखते थे। उन्हें आंगनवादी कहते हैं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है इस यूनिट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आई होप आपके सारे डाउट्स ठीक तरीके से दूर हुए हैं और आपने सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पॉइंट आउट कर लिया है।
अब बात आती है इसके छठे यूनिट को लेकर के, तो आप सीरीज में जब देखेंगे तो 5 ही यूनिटों में नंबर काउंट करे गए हैं और उन्हीं में नंबर पूरे हो जाते हैं। छठे यूनिट में कोई भी नंबर नहीं डाले गए हैं तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और मेन बात अगर उसको डिस्कस करने की आती है तो उसमें जो ज़्यादातर टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो परीक्षा में भी वहाँ से प्रश्न आए हुए हैं, पर वो जो टॉपिक्स हैं दोस्तों हम ऑलरेडी इन 5 यूनिट्स में डिस्कस कर चुके हैं और आपको इन्हीं को याद कर लेना है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, फिर भी कोई समस्या रहती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। और इन 5 यूनिट को कवर करने के बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप छठा यूनिट भी कवर कर लीजिएगा। उसमें भी कुछ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बट ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमने ऑलरेडी इन 5 यूनिट्स में कवर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।